हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। अगर आप जनरल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप अपनी साइंस एज अ मेन पार्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो एक आपका कंप्लीट रिवीजन का वीडियो है, जहां पर हमने बहुत तरीके से अपनी चीज़ों को, अपने साइंस के सब्जेक्ट को रिवाइज किया है। तो ये आपका एग्जाम से एक दिन 2 दिन पहले मैं आपको ये वीडियो दे रही हूँ, जिससे कि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या आपकी कम तैयारी है या ज़्यादा तैयारी है, आपको इस वीडियो से एक कंप्लीट रिवीजन मिल हो जाएगा। और क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक मैंने जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे मुझे, मेरे हिसाब से मैंने एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपको इसमें इंक्लूड किया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। इस वीडियो को एक बार सुन लीजिएगा, उसके बाद इसकी जो पीडीएफ रहेगी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और ये खास बात क्या है इस वीडियो की कि आपको एग्जाम से पहले आपका एक क्विक रिवीजन है। तो आपने कहीं भी कुछ चीजें लिखी हैं, नहीं लिखी हैं, आप किधर से पढ़ें, क्या रिवाइज करें, तो उन सबका कंफ्यूजन दूर होते हुए ये लास्ट का रिवीजन आप सभी के लिए है। और आई होप ये आपको अच्छा लगेगा। चलिए सीधा, किसी का समय नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन हमारा स्क्रीन पर रहेगा। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट कर देते हैं। 2 से 3 बातें हैं, आप एक सुन लीजिए बस। पहली चीज कि यहाँ पर क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस तक कंप्लीट हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर फिजिक्स के आपको न्यूमेरिकल्स प्लस आपको फॉर्मुलेज देखने को नहीं मिलेंगे। आपको फ्लैश स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फिजिक्स के फॉर्मूले हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अलग से रिवाइज कर चुकी हूँ, करा चुकी हूँ मैं आपको, और बोल चुकी हूँ कि आपने अपना कहीं ना कहीं इसको नोट किया होगा और डेली रिवाइज कर रहे होंगे। नहीं देखा है अभी तक वीडियो तो जाकर जरूर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उस एक सिंगल वीडियो से आपके 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस फंस जाते हैं। तो एक वीडियो से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन है फंस रहा है, इसका मतलब वो वीडियो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो और इसके साथ साथ मैंने आपको क्लास 10th एनसीईआरटी की बायोलॉजी का वन लाइनर दे चुकी हूँ मैं। तो आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो लिंक आपको वापस से स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लो और वहां से एक बार रिवाइज कर लो। तो क्लास 10th यहाँ पर बायोलॉजी का नहीं होगा रिविजन। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी 10th की फिजिक्स और केमिस्ट्री बचती है, वो मैं आपको कल करा दूंगी। 40 से 50 वन लाइनर बनेंगे, ज्यादा नहीं है, और वो फटाफट से हो जाएगा, 15 से 20 मिनट में हम उसको फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो अभी कंटेंट मेरा इतना ही प्रिपेयर हुआ था, तो मुझे लगा अब तक इतना वीडियो तो मैं पहुंचा दूं, बाकी मैं आपको दे दूंगी। और अब तक मैं लास्ट तक आपके साथ हूँ और आपके साथ मैं लगी हुई हूँ, आपको कंटेंट देती जा रही हूँ। आप बस पढ़ते जाओ, आपका काम है पढ़ना, मेरा काम है कंटेंट देना। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। सबसे पहली बात क्या है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ फूड सैंपल आयोडीन सॉल्यूशन। देखो अगर किसी भी फूड सैंपल में स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब भोजन में नमूने में स्टार्च की उपस्थिति, मतलब मंड की उपस्थिति का परीक्षण करना है, तो उसके लिए आयोडीन का घोल मिलाया जाता है। और अगर रंग जो है नीला काला दिखता है तो ये कंफर्म कर देता है कि स्टार्च की उपस्थिति है। ठीक है, अगर आयोडीन का सोल्यूशन मिलाया है किसमें, एक फूड सैंपल में, फूड सैंपल्स में अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा तो वो कंफर्म हो जाएगा, कैसे, ब्लू ब्लैक कलर से कंफर्म हो जाएगा। अगर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब स्टार्च या मंड प्रेजेंट नहीं है। ठीक, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। अब एक किसी भी खाद्य में आपका प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं, तो इसमें आपको डालना होता है कॉपर सल्फेट, CuSO4 और साथ साथ कास्टिक सोडा। देखो यहाँ पर कास्टिक सोडा के साथ में आप अपना लिख लेना अपने पेंसिल से, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला हो जाता है NaOH। कई बार एग्जाम्स में कास्टिक सोडा का डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा गया है, तो कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट इसमें ऐड करते हैं। और अगर फूड सैंपल में आपका प्रोटीन प्रेजेंट है तो कलर कैसा हो जाएगा, वॉयलेट, और ये टेस्ट बता देता है कि प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, भोजन के नमूने में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए भोजन के नमूने में कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा को मिलाया जाता है। रंग बदलता है बैगनी, या प्रोटीन उपस्थिति का संकेतक है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, थर्ड, जल्दी जल्दी करेंगे, स्पीड में करेंगे, हम सब पढ़ चुके हैं पर अभी रिवीजन है, बस ये फास्ट। देखो हम रिवाइज तो हमेशा फास्ट करते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर भी मैं सब चीजें फास्ट बताऊंगी आपको, बहुत स्पीड में, एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस पे। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स, देखो कार्बोहाइड्रेट जो होती है, कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करती है। अगर मैं बात करूं वसा और कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है, वसा और कार्बोहाइड्रेट में बात करूं कि किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि फैट में ज्यादा ऊर्जा होती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो यहीं पे यहाँ लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करती है और वसा में हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत तुलना की जाए तो वसा में ज्यादा होता है, किसमें, अगर तुलना की जाए कार्बोहाइड्रेट से। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एनर्जी गिविंग फूड है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमें ऊर्जा के स्रोत हैं, पर प्रोटीन्स क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले हैं और आपके प्रोटीन्स क्या है, ये शरीर को
सौष्ठव वाला भोजन देते हैं, ठीक है। ये आपको शरीर को बॉडी बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन का क्या रोल होता है। तो विटामिन का रोल हमारे शरीर के लिए होता है कि ये हमारे शरीर को डिफरेंट डिफरेंट जो डिजीजेस हो जाती हैं कुछ, उससे ये हमें बचाते हैं। तो बीमारियों से बचाने का काम कौन करता है? विटामिन करता है, ठीक। नेक्स्ट बात करें डाइटरी फाइबर्स का काम क्या होता है? आहारी फाइबर्स का काम होता है पाचन में मदद करना, डाइजेशन में मदद करना, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विटामिन B1, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। इसके डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी बेरी बेरी का कारण बनती है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है, याद कर लो, बहुत बार पूछा गया है। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स होता है। और इसके साथ साथ एक और विटामिन डी का रोल है जिसको आपको नोट करना है, साइड में इसमें रह गया है मेरा लिखना, कि विटामिन डी आपका हार्मोन्स की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन भी है और विटामिन का भी रोल कर रहा है? तो ये आपका विटामिन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या? थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग क्या है? थ्रेशिंग वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग अनाज के बीज से मुक्त करने के लिए डंठल को पीटकर अनाज के डंठल अलग करते हैं, इसकी प्रक्रिया होती है। तो मतलब क्या है? थ्रेशिंग इस तरह से स्टॉक्स बने होते हैं इस तरीके से और इस तरह से बंधा होता है, तो उसको क्या है? इसको पीटा जाता है जमीन पे, जैसे हम झाड़ू को पीटते हैं पटपट करके, तो उससे क्या हो जाता है? आपका जो ग्रेन है वो अलग हो जाता है और जो स्टॉक है, इसका डंठल है, वो अलग हो जाती है। तो ये एक कौन सी प्रक्रिया हो जाती है? थ्रेशिंग की प्रक्रिया हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं विनोइंग। विनोइंग का उपयोग मिश्रण से भारी, देखो विनोइंग क्या है? जैसे एक तरह से सूप में जो चाला जाता है चावल को या धान को या किसी भी चीज को, तो इससे क्या होता है? धान अलग हो जाता है, चावल अलग हो जाता है। तो विनोइंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हेवियर कंपोनेंट और लाइटर कंपोनेंट को अलग किया जाता है। किसमें मदद किसकी ली जाती है? एयर की। तो इसमें ये पूछा जाता है कि विनोइंग में किसकी मदद ली जाती है? तो आपको आंसर पता होना चाहिए। विंड से विनोइंग हो गया और विंड से एयर हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं वेनेवर हेवियर कंपोनेंट। अच्छा, अब डिकेंटेशन क्या होता है? और यहाँ पर आ गया सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, जब किसी भी मिश्रण में भारी घटक पानी डालने के बाद बैठ जाता है, तो मतलब जैसे सैंड है, सैंड को मैंने इसमें डाला तो सैंड नीचे बैठ जाएगी और पानी क्या हो जाएगा? ऊपर रह जाएगा। तो नीचे जो सैंड है वो क्या हो गई? सेडिमेंट हो गई, ठीक है। तो मिश्रण में भारी घटक पानी डालने के बाद बैठ जाता है, तो इस प्रक्रिया को अवसादन बोलते हैं। तो नीचे ये क्या बच गया? ये हमारा अवसाद बच गया, ठीक है। ये हमारा अवसाद हो गया। और इसका अगर पानी मैं यहाँ से निकाल दूं तो इसको बोलते हैं निस्तारण बोलते हैं। तो ये निस्तारित पानी आपका निकल जाता है, ठीक है। चलो डिकैंटेशन, जैसे कि ऑयल और वाटर अगर एक साथ डाल दिया गया है तो ऑयल ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे बैठ जाएगा। तो उसमें क्या होगा? ऑयल को जब निकालेंगे उल्टा करके तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं डिकैंटेशन या निस्तारण, ठीक। चलो आगे बढ़ जाते हैं कि क्या ऑल फिजिकल चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि सारे फिजिकल चेंजेस, सारे सभी भौतिक परिवर्तन परिवर्ती नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कागज का टुकड़ा, तो कागज को मैंने, ये मेरे पास एक बड़ा कागज था, उसको मैंने 4 पीसेस में कर दिया। अब 4 पीसेस को क्या मैं वापस से जोड़ सकती हूँ? या मैं छोटे छोटे पीसेस में करके वापस से जोड़ सकती हूँ? इसका मतलब कि वो रिवर्सिबल चेंज नहीं है। पर हम ये देखते हैं कि सारे फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? रिवर्सिबल है, हमें ये पता है। जैसे कि क्या हो गया? पानी है, पानी को क्या बना दिया? बर्फ बना दिया। बर्फ से क्या बन गई? भाप बन गई। तो ये सब क्या है? फिर से पानी में कन्वर्ट हो गया। तो ये सब क्या? पानी का ही एक रूप बदलता चला जा रहा है। तो ये तो रिवर्सिबल चेंज है। पर हर फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, उसके गुणों में बदलाव नहीं होता। वो उसका मतलब, जैसे कि अगर मैं बात करूं, पानी पानी ही है पर पानी का क्या है? फॉर्म बदलता जा रहा है, पर पानी पानी ही है, पानी ने अपना गुण नहीं बदला। तो अब जब कोई गुण नहीं बदलता तो वो फिजिकल चेंज होता है, पर सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होते। जैसे एक और एग्जांपल आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है ग्रास का। तो ग्रास में क्या हो जाता है? ग्रास को अगर काट दिया तो वो क्या, कैसा परिवर्तन हो जाएगा? अब वो आपका इरिवर्सिबल परिवर्तन है, मतलब वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता। अब वो वापस से उसी प्रतिवर्ती वाली कंडीशन में नहीं आ सकता। तो सभी भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती नहीं होते। इसी तरह से आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि सारे जो केमिकल चेंजेस हैं वो इरिवर्सिबल। देखो केमिकल चेंजेस क्या होता है? जिसमें कि नया सब्सटेंस बनता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव हो जाता है। जैसे कि अगर मैंने क्या किया? मैंने पेपर को जला दिया। अब पेपर को जला दिया तो क्या? पेपर नष्ट हो गया, उसमें ऐश बन गया, उसका राख बन गया। तो क्या हो गया? उसके पूरी सब चीजें बदल गई। तो ये कैसा परिवर्तन है? इरिवर्सिबल है, मतलब अपरिवर्तनीय है। पर सभी केमिकल, सभी रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि देखो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया आपका कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल हो गया H2O 5H2O। तो इसको हीट करते हैं तो क्या बन जाता है? कॉपर सल्फेट प्लस आपका 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन जाता है। अब इसी को ये क्या है? ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन, एक बार ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? है तो ये केमिकल रिएक्शन, पर कैसी केमिकल रिएक्शन है? एक रिवर्सिबल परिवर्ती रिएक्शन है, ठीक है। तो ये ऑल वाला जो स्टेटमेंट है ना, आपके नन मोर देन वन ऑफ द अबव में बहुत कंफ्यूज करेगा, इसलिए यहाँ पर ये लिखा था। चलो आगे बढ़ते हैं। लीफ विथ पैरेलल वेनेशंस हैव फाइब्रस रूट्स। अब लीफ क्या है? एक मेरे पास पत्ती है, इसके पास किस तरह का वेनेशन है? ऐसा ये पैरेलल वेनेशन है। अब इसके पास इसकी रूट्स कैसी पाई जाती हैं? तो इसकी रूट्स आपकी कुछ इस तरीके से फाइब्रस रूट्स देखने को मिलती हैं। फाइब्रस रूट मतलब कि इस तरह से, ठीक है। और ऐसी लीफ जिसकी लीफ कैसी है आपकी?
लीफ कुछ ऐसी जालिका रूपी है, जैसे ये जाल सा बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी रूट कैसे देखने को मिलेगी? इसकी रूट देखने को मिलेगी आपकी टैप रूट। जो चीज पहले जाल है तो नीचे टैप मिलेगा, और नीचे अगर ऐसे फैला हुआ है तो ऊपर आपको एक सा वेनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहीं पे यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि लीफ विद अ पैरेलल वेनेशन है फाइब्रस रूट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। समानांतर शिराओं वाली पत्तियों में जड़ें रेशेदार होती हैं। फिर लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट सिस्टम। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल रट लो, इसको इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में पूछा गया। एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल वेनेशन क्या हो जाता है? बनाना, बैम्बू, मेज एंड ग्रास। इसमें उदाहरण है गुलाब, तुलसी, हिबिस्कस, पपीता। देखो ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया क्या? जालीदार पत्ती शिरा विन्यास का, ठीक है। अब इसमें उदाहरण क्या होता है? केला, बांस, मक्का और घास, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स याद कर लो, रट लो, इसमें इंपॉर्टेंट लगा दिया मैंने। तो नेक्स्ट देख लेते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब हम जॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? कंधे एवं कूल्हे की हड्डी में पाए जाते हैं, ठीक है। पाइवोटल जॉइंट कहाँ मिलते हैं आपको? धुरीदार जोड़ पाए जाते हैं जहां हमारी गर्दन सिर से जुड़ती है, ठीक है। नेक और जो हेड है, हमारा जो नेक है और जो हमारा हेड है, इसके बीच का जो जॉइंट वाला जोड़ होता है, जिससे आगे पीछे हम मूव कर सकते हैं, अपनी साइड मूव कर लेते हैं अपनी हेड को, वो पाइवोटल जॉइंट होता है, धुरीदार जोड़ होता है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे? शोल्डर और हिप बोन में देखने को मिलता है। हिंज जॉइंट कहाँ देखने को मिलता है? जैसे कि हमारा दरवाजा कैसे हो जाएगा? जैसे हम एल्बो है, नी है, तो ये आपका इसको काज जोड़ ही बोला जाता है, जो कि कोहनी और घुटने में पाया जाता है। आई होप मैं थोड़ी स्पीड में फास्ट हूं, पर जरूरी है क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या? अपर जॉ एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। देखो अपर जॉ, आप अपने मुंह का जो हिस्सा है, ऊपर का जो जॉ है, नीचे का तो जॉ मेरा, मैं बोल रही हूँ तो मूव कर रहा है, पर ऊपर का जॉ जो है, ऊपर का जबड़ा जो है वो नहीं मूव करता। इसका मतलब वो फिक्स जॉइंट के अंदर आता है। तो ऊपरी जबड़े और सिर के बाकी हिस्से में स्थिर जोड़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या? बैकबोन। बैकबोन कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। तो बैकबोन में क्या होती है? रीढ़ की हड्डी कई छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है, जिन्हें कशेरुक कहते हैं, और इनकी संख्या 33 होती है, ठीक है। तो वर्टिब्रे कहा जाता है बैकबोन को, और इसमें 23 नंबर में होती है, ठीक है। स्कल के पास 22 बोन्स होती हैं, खोपड़ी के पास 22 हड्डियां होती हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड जो आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ये क्या होते हैं? ये आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। आयरन, कोबाल्ट और निकेल आपके चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब देखो, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि आप कंपोस्ट बना रहे हैं, एक तरह से खाद्य बना रहे हैं, और खाद्य में किसका उपयोग कर रहे हैं? अगर आप लाल अर्थ वॉर्म का, आप रेड वर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वर्म्स क्या मतलब? रेड अर्थ वर्म की यहाँ पर बात है, तो इसको रेड अर्थ वर्म कर देना। तो ये अगर लाल केचुओं की इस्तेमाल करके खाद बनाई जा रही है, तो इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल सौर ऊर्जा को क्या करता है? एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, क्या? आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल, ठीक। फिर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। अब कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि क्लोरोफिल इनके अंदर नहीं होता, तो इसका मतलब उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो इसका मतलब वो अपने भोजन के लिए किसी अन्य पौधे पे निर्भर होंगे। तो इन ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स के जो होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ऐसे पौधे विषम पोषण विधि को अपनाते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है, कसकुटा अमरबेल, ठीक है। कसकुटा अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता, और यह परपोषी पर चढ़ा रहता है, ठीक है। एक होस्ट पर ये चढ़ा रहता है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या? आपका कसकुटा इज अ पैरासाइट। तो इसीलिए कसकुटा को क्या बोल दिया गया? ये एक तरह से परजीवी है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, रट लो, ठीक है। कसकुटा क्या एक तरह से परजीवी है। अब पिचर लाइक जो प्लांट होता है आपका, नेफेंथिस का पौधा हो गया, या पिचर लाइक प्लांट जो है वो, जिसका जगनुमा स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, ऐसा जग सा बना होता है और इस तरीके से होता है। तो इसमें क्या होता है? ऐसे लिड होती है ऊपर, और यहाँ पर इंसेक्ट आकर बैठता है। अगर कोई इंसेक्ट आकर इस पे बैठ जाएगा तो क्या होगा? ये अपने आप को जैसे ये इंसेक्ट यहाँ बैठा तो ये लिड क्लोज हो जाएगी और इंसेक्ट आकर इसमें फंस जाएगा। और यहाँ पर क्या होते हैं? साइड में इसके प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे हेयर्स, और इससे क्या होगा? ये इसमें चिटकता हुआ ये अंदर तक आता जाएगा। अब ये इसको ऐसा क्यों करता है कि खुद अपना भोजन नहीं बना पाता, तो ये दूसरे पर निर्भर होता है, तो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये काम ये करता है। तो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स इसको बोला जाता है, जो कि पिचर प्लांट होता है। इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट से बोला जाता है, जो कि अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ऐसा काम करता है, ठीक है।
इंसेक्ट खाने वाले पौधे उदाहरण के लिए पिचर प्लांट को कीट भक्षी पौधे कहा जाता है। ऐसे पौधे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट बात करें, जो मशरूम है आपका, ये मशरूम आपका मृत पोषी होता है, सेप्रोट्रॉफ्स होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मृत जीव पे अपना मृत और सड़े वाले पदार्थ पर जैसे कवक को पोषण तत्व देते हैं। तो पोषण की सेप्रोट्रॉफिक विधि जिसमें जीव मृत और सड़ने वाले पदार्थ जैसे कवक से पोषण तत्व लेते हैं। ठीक है, तो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड ऑर्गेनिक डिकेड मैटर जैसे कि फंजाई। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, ऑर्गेनिजम्स दैट लिव टुगेदर। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसे हो गया, जैसे कि एक दूसरे की मदद करना। जैसे कि क्या हो गया आपका, एक प्लांट है, प्लांट क्या हो गया, प्लांट आपका हो गया लेग्यूमिनस प्लांट, कोई भी दलहनी पौधा। और दलहनी पौधे में क्या होता है, बैक्टीरिया राइजोबियम रहता है। तो दलहनी पौधा बैक्टीरिया को हेल्प करता है और बैक्टीरिया क्या करता है, दलहनी पौधे के लिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सहजीवी संबंध। ठीक है, तो वे जीव जो एक साथ रहते हैं और आश्रय और पोषक तत्व दोनों साझा करते हैं, एक दूसरे को साझा करते हैं, सहजीवी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आपका लाइकेन हो गया सबसे पहला उदाहरण कि लाइकेन किसका किसका सहजीवी रिलेशन हो जाता है, आपका एल्गी का, शैवाल का और आपका कवक का। ठीक है, तो एल्गी का काम क्या क्या होता है, एल्गी जो है वो खाना देता है और कवक का काम क्या है, ये क्या करता है, इसको शेल्टर प्रोवाइड, फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गी एंड रिटर्न एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंगस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, देयर इज अप्रॉक्सिमेटली 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, पर ये नाइट्रोजन क्या है, प्लांट्स इजिली क्या बिल्कुल नहीं ले सकते, मतलब है तो हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन, पर ये प्लांट्स नहीं ले पाते, पादप नहीं ले पाते। तो इनके लिए क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया होती है जिसमें कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और ये कन्वर्जन कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके साथ होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के। तो यह सहजीवी संबंध बनाता है कौन, फलीदार पौधों या दलहनी पौधे में से जीवाणु आपके, ये राइजोबियम क्या हो जाता है, ये आपका जीवाणु है एक। तो ये क्या करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है जिसमें कि 78% नाइट्रोजन मौजूद है, लेकिन ये नाइट्रोजन उपयोग में नहीं आती, इसलिए ये क्या करते हैं, इस सहजीवी संबंध बनाकर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो होती है आपकी, अनाहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है। और डाइजेशन, भोजन का पाचन जो है शुरू होता है कहाँ, स्टार्च का सबसे पहले मुख में होता है। तो ये कहाँ शुरू हो जाता है आपका, मुख में। तो मुंह वो जगह है जहां पर स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो डाइजेशन के शुरुआत की बात करिए तो आपका आंसर हो जाएगा मुख। ठीक है, और ये हमारे टोटल 250 अभी वन लाइनर्स हैं, तो अभी टाइम लगेगा, रुकते रहो, सुनते रहो। देखो एक बार सुन लोगे ना और फिर पढ़ोगे तो फिर मजा आ जाएगा और याद हो जाएंगी चीजें। नेक्स्ट देख ले, प्रोटीन का पाचन पेट में एंजाइम पेप्सिन की मदद से होता है। तो प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स इन स्टमक विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन, और जो कि एक्टिवेट होती है किससे, HCl से। तो HCl मीडियम बना देता है क्या, अम्लीय। तो जो HCl द्वारा उत्पादित अम्लीय माध्यम से सक्रिय होती है। छोटी आंत वह स्थान है जहां भोजन का अवशोषण के साथ साथ पूर्ण पाचन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसी जगह है जहां पर डाइजेशन तो कंप्लीट होता है, साथ साथ क्या होता है आपका एब्जॉर्प्शन भी होता है, जो कि आपको आगे लाइन में देखने को मिलेगा। ठीक है, विद एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट बात करते हैं ईसोफेगस, जो ग्रास नली है और आपके साथ साथ लार्ज इंटेस्टाइन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम से पूछा गया। ग्रास नली और बड़ी आंत वह स्थान है जहां कोई भी पाचन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एसिमिलेशन, आत्मसातकरण वह प्रक्रिया है जिसमें छोटी आंत के विली द्वारा अवशोषित भोजन का उपयोग शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं द्वारा होता है। तो अब क्या है कि जो भोजन हमारा विलाई ने एब्जॉर्ब किया और ब्लड को दिया, तो वो ब्लड क्या करेगा, हर एक सेल को वो भोजन को देगा। तो इसी को बोल देते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन इज अ प्लेस वेयर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सर्टेन मिनरल्स टेक्स प्लेस। तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या जगह है, यहाँ पर कोई भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, अवशोषण होता है। और अवशोषण किस चीज का, कुछ खनिजों और कुछ जल तत्वों का यहाँ पर अवशोषण होता है। ठीक है, माउथ कंसिस्ट ऑफ 8 इंसिजर्स, 8 कैनाइन्स, 8 सॉरी यहाँ पर 4 नहीं है, ये 4 FOUR होगा। ये थोड़ा सा हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेना। क्या है, माउथ कंसिस्ट ऑफ 8 इंसिजर्स, 4 कैनाइन, 8 प्रीमोलर्स एंड 12 मोलर्स। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, माउथ में प्रेजेंट होता है। आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट। अब देखो, जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, जब भोजन का पूर्ण पाचन हो जाएगा, तो उसके बाद कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा में कन्वर्ट हो जाता है, वसा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं, और प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होगा सिंपल शुगर में, फैट डाइजेस्ट होगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन डाइजेस्ट होगा अमीनो एसिड में। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो ग्रास जो है
रिच होती है सेल्यूलोज में, तो उनका डाइजेशन जो है इजीली नहीं हो पाता, इसलिए ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर पाते सेल्यूलोज को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनका स्टमक जो होता है वो स्पेशली उसके हिसाब से डिजाइंड होता है। उनके स्टमक को बोला जाता है रूमेन। तो स्टमक जो है उसका नाम क्या होता है, स्टमक, जैसे हम हमारे पेट को स्टमक बोलते हैं, उनके पेट को स्टमक रूमेन बोलते हैं। अब रूमेन में क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है फूड, जब वो पूरा खाना ऐसे अंदर निगल लेते हैं तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है। और फिर क्या होता है, ये वापस से अपने मुंह में लेके आते हैं, जिसको कड बोलते हैं। कड आपका जुगाल, जिसकी वो जुगाली करते हैं। तो घास में सेल्यूलोज प्रचुर मात्रा में होता है। यह सेल्यूलोज घास खाने वाले जानवरों में आसानी से पच जाता है, क्योंकि इनमें रूमेन नामक संरचना होती है। ठीक है, रूमेन में आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन कुछ समय तक जमा रहता है और इसे जुगाली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, घोड़ा खरगोश। घोड़ा खरगोश जैसे जानवर में ग्रास नली और छोटी आंत के बीच सीकम सीकम नामक एक बड़ी थैली होती है, जैसी संरचना होती है और सेल्यूलोज का पाचन करती है। तो ठीक है, एनिमल्स लाइक हॉर्स एंड रैबिट हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम। इनके पास क्या होता है, सीकम होता है बिटवीन ओसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सॉर्टर डिजीज। तो सॉर्टर डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आ चुकी है। सॉर्टर डिजीज इज अ फैटल बट डिजीज कॉज्ड बाय एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। तो सॉर्टर डिजीज किसके द्वारा होती है आपकी, ये बैक्टीरिया वाली बीमारी है, जो कि एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, रेंज ऑफ अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस इसकी रेंज होती है क्लिनिकल थर्मामीटर की। लेबोरेटरी थर्मामीटर की -10 से 110 डिग्री सेल्सियस होती है, तो माइनस लगाना नहीं भूलेंगे। अब बात करें ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। जनरली टेक्स प्लेस इन सॉलिड एंड ऑल्सो टेक्स प्लेस इन लिक्विड एंड गैस। तो कंडक्शन जो है वो आपका तरल गैसों में भी देखा जाता है, किसके साथ साथ, सॉलिड के साथ साथ। अब बात करें कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या विधि होती है, कन्वेक्शन आपका, जैसे कि ये मेरे पास एक पॉट है, इसमें क्या है, इसमें मैंने यहाँ पर एक इंक डाली और इसको मैंने क्या करा है, मैं नीचे से इसको हीट कर रही हूँ। ठीक है, हीट कर रही हूँ, ऊष्मा दे रही हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इंक धीरे धीरे इस तरह से घुलना स्टार्ट करेगी, तो यहाँ साइड से ऊपर जाएगी, फिर साइड नीचे आएगी, तो इस तरह से ये एक सर्कल सा बन जाता है। तो इसको बोलते हैं क्या, आपका कन्वेक्शन। टेक्स प्लेस ऑफ फ्लूइड, एग्जाम्पल लिक्विड एंड गैसेस, सॉलिड कैन नॉट ट्रांसफर इट थ्रू द कन्वेक्शन। तो यहाँ पर क्या है, संवहन केवल तरल पदार्थ, उदाहरण तरल और गैसों में के माध्यम से होता है, ठोस में इसे संवहन के माध्यम से स्थानांतरित नहीं होता। ठीक है, कन्वेक्शन आपका गैस और आपका लिक्विड में देखने को मिलता है। अब कन्वेक्शन सॉलिड में क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके में जो मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं ये फ्री चाहिए होते हैं, पर सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ठोस होते हैं। ठीक है, इसीलिए कन्वेक्शन इसमें पॉसिबल नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं क्या, रेडिएशन। रेडिएशन इज द एमिशन और ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और अ पार्टिकल। तो विकिरण तरंगों या कणों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन या संचरण है। जैसे लाइट, हीट एंड अल्फा पार्टिकल्स आर एग्जाम्पल ऑफ लाइट। हीट हो गया आपका, लाइट हीट मतलब ये लाइट मतलब रोशनी वाली लाइट है, लाइट जो लाइट होती है। तो इसको ठीक कर लेंगे, जस्ट अ सेकंड में इसको ठीक कर भी देती हूँ। ये आपकी लाइट है, प्रकाश। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। हाँ, लाइट, प्रकाश, ऊष्मा और अल्फा कण विकिरण के उदाहरण है। ठीक, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड इज फाउंड इन स्पिनच एंड टोमेटो। पालक और टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक एसिड इज फाउंड इन टेमरिंड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन सोप। तो सोप में क्या पाया जाता है आपका, साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन विंडो क्लीनर, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाइना रोज अगर नेशनल इंडिकेटर की तरह यूज कर रहा है तो डार्क पिंक कलर कर देता है, जबकि आपका सोल्यूशन कैसा होता है आपका, एसिडिक। तो अगर एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन है तो चाइना रोज क्या करेगा, पिंक कलर देगा, और यहाँ पर बेस रहेगा तो ये ग्रीन कलर देगा। ठीक है, चाइना गुलाब एक प्राकृतिक संकेतक है, संकेतक है जो घोल अम्ल होने पर गहरा गुलाबी और मैजेंटा रंग देता है और घोल क्षारीय होने पर हरा रंग देता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या है आपकी, ये आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज रिलीज इनटू द एयर एज अ पॉल्यूटेंट डिसॉल्व इन द रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा क्या होती है, वर्षा अम्लीय हो जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो प्रदूषक तत्वों के रूप में हवा में छोड़े जाते हैं, वर्षा की बूंदों से घुलकर ये कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फिनोप्थिलिन। तो फिनोप्थिलिन एज अ सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या हो जाएगा, अगर एसिडिक सॉल्यूशन है और आपका बेसिक सॉल्यूशन है और आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा ये एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस रहता है,
बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक कलर का हो जाता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी ये क्या रहता है, कलरलेस रहता है, रंगहीन रहता है। ठीक है, तो ये आपका किस में दिखा, पिंक, इसका मतलब पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन दिखा और बाकी सब जगह ये कलरलेस देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट ऑलवेज प्रोड्यूस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो मोर देन वन ऑफ द अबव में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन अ एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस। तो कोई भी एसिड अगर आपके बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, आपका सॉल्ट बनाता है प्लस आपका वाटर बनाता है। अब साथ साथ आपको ये स्टेटमेंट दे दी जाएगी तो क्या बनता है कि सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, और दूसरी दे दी जाएगी कि कुछ और बनता है, फलाना ढिमकाना। आपको दूसरी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट दी जाएगी कि इसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, हीट इज ऑलवेज रिलीज, हीट इज रिलीज्ड। तो यहाँ पे अगर जिसको पता होगा ये स्टेटमेंट कि हाँ हीट भी हमेशा निकलती है तो आप इसको लगा पाओगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में उदासीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इन न्यूट्रलाइजेशन या उदासीकरण अभिक्रिया में नमक बनता है और यह प्रक्रिया में अम्लीय क्षारीय का उदासीन हो जाता है। तो क्या हो जाता है, अम्ल और क्षार का उदासीकरण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन सॉइल ट्रीटमेंट, अगर किसी सॉइल में एसिडिक प्रॉपर्टी या अम्लीय जो गुण है वो बढ़ जाते हैं तो आप क्षार को ऐड करते हैं, और अगर क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं तो अम्ल को ऐड किया जाता है। तो यहीं पर यहाँ लिखा हुआ है कि अगर सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है तो क्विक लाइम को ऐड किया जाता है, इसी जगह पर अगर बहुत बेसिक हो जाती है तो कंपोस्ट को ऐड किया जाता है। ठीक है, मृदा उपचार में जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो बिना बुझा हुआ चूना इसमें ऐड किया जाता है, और जब मिट्टी 2 मूल खाद बन जाती है तो टू बेसिक, जब बहुत टू बेसिक, देखो इसमें ना टू टू की स्पेलिंग गलत है तो TOO हो जाएगी। ठीक है, तो टू बेसिक हो जाती है तो उसमें कंपोस्ट को ऐड किया जाता है। अब फिजिकल चेंजेस जनरली रिवर्सिबल हम कर चुके हैं। अगर जनरली लिखा हो या मतलब सिर्फ ये ना लिखा हो कि हाँ ये ऐसा ही होता है, तो जनरली हो या आम तौर पर हो, तो इस तरह से आपके वर्ड्स लिखे हों तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। ये जनरली होती है, ये नहीं बोला कि होती ही होती है। ठीक, नेक्स्ट बात है, टॉप सॉइल हैज अ लेस, टॉप सॉइल जो आपकी मृदा होती है, सबसे ऊपर वाली मृदा होती है, इसके पास लेस खनिज होते हैं और मोर ह्यूमस होती है। तो ऊपरी मिट्टी में खनिज पदार्थ कम होते हैं और ह्यूमस अधिक होता है। ऊपरी मिट्टी में को ए क्षितिज के नाम से भी जाना जाता है, ए होरिजन के नाम से भी इसको टॉप सॉइल बोलते हैं। ठीक है, यह अधिक जल धारण करता है तथा इसकी प्रकृति मुलायम होती है एवं छिद्र युक्त होती है। ठीक है, ऊपर क्या होती है, सॉफ्ट होती है, हम ऊपर की मिट्टी छूते हैं तो एकदम सॉफ्ट दिखती है, और नीचे जैसे जैसे जाते जाते तो वो ठोस होती जाती है, क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत लगता रहता है, और इसमें पोर्स भी क्या होते हैं, कम होते हैं। बी हॉरिजन क्या हो जाता है, हार्डर हार्डर होती है एज कम्पेयर टू ए हॉरिजन। जैसे कि आपकी हॉरिजन हो गए, तो यहाँ पर अगर इस तरह से पौधा देखने को मिल रहा है तो ये ऊपर वाला ए हॉरिजन हो जाता है टॉप सॉइल, और नीचे वाला बी हॉरिजन हो जाता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसमें लेस मोर मिनरल्स होते हैं, नीचे वाले में होंगे तो मिट्टी ज्यादा है तो उसमें इसका मतलब कि खनिज ज्यादा मिलेगा, पर क्या होगा आपका ह्यूमस की मात्रा जो हो जाएगी कम हो जाती है। तो इसमें आपके खनिज पदार्थ अधिक रहते हैं बी क्षितिज में, और ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है। दोमटी मिट्टी जो होती है, दोमटी मिट्टी, इसमें बड़े कण होते हैं और छोटे कण बराबर मात्रा में होते हैं, वह सिंचाई के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इट इज गुड फॉर इरिगेशन, इरिगेशन की जगह आपको यहाँ लिखना चाहिए इट इज गुड फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ पर इट इज गुड फॉर एग्रीकल्चर। ठीक, तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले। तो सैंड सिल्ट और क्ले की ये मिश्रण होती है, रेत मिट्टी और गाद की। तो गाद मिट्टी कहाँ मिलती है आपको, नदी के किनारे वाली मिट्टी को गाद मिट्टी कहा जाता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा, तो इस पे निकल लगाएंगे वापस से इंपॉर्टेंट और रट लेंगे इसको। क्या व्हीट ग्राम ग्रो बेस्ट इन क्ले लोमी सॉइल टुगेदर। अगर देखो दो सॉइल कैसे बनाई जाएगी, क्लेई सॉइल को और लोमी सॉइल को जब मिक्स कर देंगे तो वो बन जाएगी एक मिक्सचर, एक मिश्रित सॉइल, मिश्रित मृदा। तो इसमें क्या अच्छा ग्रो होता है, आपका गेहूं और आपका चना। ठीक है, पैडी सॉइल जो है वो किसमें अच्छी ग्रो होती है, आपकी क्लेई सॉइल में। लेंटिल्स और पल्सेस जो है वो आपकी लोमी सॉइल में, दुमटी मिट्टी में अच्छे ग्रो होते हैं। कॉटन ग्रो इन सैंडी एंड लोमी सॉइल। तो कॉटन को सैंडी और लोमी सॉइल के मिश्रण में ग्रो किया जाता है। तो ये आपको ये यहाँ पर सारे याद करने पड़ेंगे, इसको कौन सी सॉइल में ग्रो होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड। देखो जब ग्लूकोज का क्या हो जाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में कन्वर्जन होता है, तो वो कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड में, और ये कहाँ होता है, आपका मसल सेल्स में होता है। अगर एकदम से विगरसली एक्सरसाइज कर ली जाए तो क्या होता है, हाथ पैर दर्द होने लगते हैं। क्यों होने लगते हैं, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा सेल्स को कम मिल रही है। अब ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन हो जाता है, और इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की प्रक्रिया कहा जाता है।
और साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट बात कि इसमें जो आपका इसको कैसे अवॉइड किया जाए, तो अगर हॉट वाटर बाथ ले लिया जाता है तो ये वापस से क्या हो जाता है, सेल्स रिगेन कर लेती हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। तो हॉट वाटर बाथ और मसाज इंप्रूव्स द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड एंड रिजल्ट इन इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल्स। गर्म पानी से नहाने या मालिश करने से रक्त परिसंचरण में सुधार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, ड्यूरिंग इनहेलेशन। अब इनहेलेशन के दौरान, सांस लेने के दौरान 21% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सेल करते हैं तो 16.4% ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। तो ये याद रखना चाहिए कि इनहेलेशन जब हम सांस लेते हैं तो 21% लेते हैं, जब हम एक्सेल आउट करते हैं तो 16.4% ऑक्सीजन भी बाहर निकाल देते हैं। तो इसका मतलब देखा जाए तो लगभग क्या है, 4% के आसपास जो ऑक्सीजन है वो जाती है अंदर, ठीक है। चलो, जब हम हवा बाहर छोड़ते हैं तो 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक। अब देख लो नेक्स्ट क्या, कॉकरोचेस हैव स्पाइरिकल्स एंड ट्रैकिया फॉर रेस्पिरेशन। कॉकरोच में श्वसन के लिए श्वास नली और श्वास नली होती है। ट्रैकिया देखो हिंदी में वही हो गया है, दोनों चीज तो श्वासन नली दोनों एक ही चीज लिखी है, तो स्पाइरिकल्स और ट्रैकिया यहाँ से याद कर लो। अर्थवॉर्म कैसा, जो अपनी मॉइस्ट स्लिमी स्किन के द्वारा ये रेस्पायर करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लड फ्लोज विथ अ हाई प्रेशर इन आर्टरीज। धमनियों में रक्त उच्च दबाव के साथ बहता है और इसकी दीवारें मोटी होती है, इसमें वॉल्व मौजूद नहीं होते। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय से दूर लेकर जाती है। इसका मतलब दूर लेकर कहाँ जाएंगे, कोशिकाओं तक लेकर जाएंगे, डिफरेंट बॉडी पार्ट तक लेकर जाएंगे, ठीक है। पर यहाँ पर एक अपवाद हो जाता है कि पल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसी आर्टरी है जो कि क्या कैरी करती है, जो डीऑक्सी युक्त ब्लड कैरी करती है। फुफ्फुस धमनी ऐसी धमनी है जो कि डीऑक्सी युक्त ब्लड कैरी करती है फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम हार्ट टू लंग, ठीक है। अब बात करते हैं वेन्स के बारे में। तो वेन्स के बारे में क्या क्या बातें हो जाएंगी, जस्ट सेकेंड। नसें पतली दीवार वाली होती हैं, इनमें रक्त कम दबाव से बहता है और इनमें वापस प्रभाव की अनुमति देने के लिए वॉल्व होते हैं। इनमें शरीर में सभी हिस्सों में हृदय और तक कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड लेकर जाती है। तो मतलब ये हार्ट है अगर, तो यहाँ से आपको ऊपर से सुपर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, जो यहाँ से दोनों से ब्लड जो है वो अंदर जा रहा है, तो ये वेन्स है। वेन्स के थ्रू ब्लड जो है वो अंदर जाता है और कहाँ जा रहा है ये आपका, और ये ब्लड क्यों अंदर जा रहा है हार्ट में, क्योंकि यहाँ पर लेके आ रहे हैं ये डीऑक्सी युक्त ब्लड, और डीऑक्सी युक्त ब्लड कहाँ पर जाता है, हार्ट के अंदर जाता है, ठीक है। किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। पहले हार्ट में पंप होगा, फिर लंग्स पे जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए, फिर वापस में आएगा। तो यहाँ पर जो हार्ट में ब्लड का एंट्रेंस होता है वो दो बार होता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं हार्ट के लिए, ठीक है। कैपिलरीज क्या हो जाती है, कैपिलरीज आर वन सेल थिक वॉल्स होती हैं, दे आर थिन ट्यूब्स, कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू हार्ट, ठीक है। तो कैपिलरीज जो है वेन्स को में ज्वाइन करती हैं, जो कि हार्ट में जाकर क्या हो जाती है, खाली हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स रिलीज आउट अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जलीय जंतु अपशिष्ट उत्पाद के रूप में अमोनिया छोड़ते हैं। फिर पक्षी सरीसृप यूरिक एसिड को अपशिष्ट उत्पाद के रूप में छोड़ते हैं। फिर मानव स्तनयापी मतलब मैमल्स जो होगा, ये यूरिया को अपशिष्ट उत्पाद के रूप में उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। याद कैसे करना है, जो उड़ने वाले जीव हैं ये यूरी अटैक करते हैं, तो यूरी अटैक जो मूवी आई थी, ठीक है, वो एयर अटैक था, एयर स्ट्राइक थी, तो यूरी हो जाएगा इससे। और एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो जलीय जीव हैं वो अमोनिया है, ठीक। फिर ह्यूमन और मैमल्स क्या हो जाएंगे, यूरिया हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉर्न पपाया कुकुम्बर आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो कॉर्न पपाया कुकुम्बर आर एग्जाम्पल ऑफ, देखो जितने भी फ्लावर हैं या सब्जियों के नाम है जो गंदी सी है सुनने में, जैसे कि हो गया क्या, करेला हो गया, ठीक है, लौकी हो गई, तो ये सब क्या हो जाएंगे, सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो जाएंगे। और जैसे सुंदर सुंदर फूल हो गए, मस्टर्ड का, सरसों का फूल हो गया, गुलाब का फूल हो गया, पेट्यूनिया हो गया, हिबिस्कस हो गया, तो ये सब कैसे फ्लावर्स होते हैं, सब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, स्पीडोमीटर का प्रयोग चलती हुई गाड़ी की गति मापने के लिए होता है, और ओडोमीटर का उपयोग क्या होता है, उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए। मतलब ओडोमीटर का क्या काम होता है, ओडोमीटर डिस्टेंस को नापता है और स्पीडोमीटर स्पीड को नापता है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, इमेज प्रोड्यूस इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। जो आपका समतल दर्पण होता है उसमें छवि जो हमेशा सीधी और समान आकार की होती है। छवि का रूप दर्पण के पीछे वस्तु के समान दूरी पर होता है। बनने वाली छवि स्क्रीन पर प्राप्त नहीं की जा सकती, छवि हमेशा आभासी होती है। तो वर्चुअल और इरेक्ट होती है, सेम साइज होती है और आपकी सेम डिस्टेंस होती है। ऑब्जेक्ट अगर मिरर से है उतना ही आपकी इमेज भी सेम डिस्टेंस पे बनेगी। यहाँ पर आपको लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलता है, मतलब इसका हिंदी में हो जाएगा आपका पार्श्व वायुक्रम आपको देखने को
देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या आपकी खरीफ क्रॉप्स के बारे में, जो कि कई बार एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो खरीफ और राबी क्रॉप है तो कौन सी कब ग्रो होती है और क्या इसका एग्जाम्पल है। तो एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर दिए हैं, अभी हम एक्स्ट्रा नहीं याद कर रहे हैं, एनसीईआरटी के याद कर रहे हैं। तो खरीफ क्रॉप्स क्या हो जाएंगे आपकी, खरीफ धान मक्का सोयाबीन मूंगफली और कपास आमतौर पर जून से सितंबर तक बरसात के मौसम में आती हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, इनको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। तो राबी क्रॉप्स क्या होता है, राबी की फसलें शीत ऋतु में अक्टूबर से मार्च के दौरान उगाई जाती है। इनके उदाहरण गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी है। ठीक है, तो ऐसा जिसको आपको याद करना पड़ेगा। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, उर्वरक मानव निर्मित और अकार्बनिक लवण है। ये मिट्टी को कोई ह्यूमस प्रदान नहीं करते, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर होते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, एक तरह से सिंथेटिक होते हैं ये यार, इसलिए इनको मैनमेड बोला जाता है, मानव निर्मित होते हैं। ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, दे डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस, ये कोई भी खाद्य नहीं देते, और ये रिच होते हैं पर क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में। मैन्योर्स क्या होते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग या प्लांट के रेसिड्यूज से, या जो घर पे बनाया जाता है किचन वेस्ट से मैन्योर, और ये बहुत ज़्यादा ह्यूमस देते हैं सॉइल्स को, पर ये रिलेटिवली रिच लेस होते हैं किसी न्यूट्रिएंट्स में एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर्स, क्योंकि फर्टिलाइजर्स को तो बनाया ही उस हिसाब से जाया जाता है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपको पोटेशियम रहे। एनपीके याद रखेंगे, एनपीके। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, खाद्य मवेशियों के गोबर और पौधों के अवशेषों के अपघटन से प्राप्त प्राकृतिक पदार्थ है। वे मिट्टी की बहुत अधिक ह्यूमस प्रदान करते हैं, और लेकिन खाद्य में पौधे के पोषक तत्वों अब से अपेक्षाकृत कम समृद्धि होती है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट है क्या, मैन्योर एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, खाद मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जैसे गैसों का आदान प्रदान इसमें अच्छा हो जाता है, मित्र रोगाणुओं की संख्या बढ़ती है और मिट्टी की बनावट में सुधार आता है। तो क्या बनाता है ये, सॉइल को फर्टाइल बनाता है, जिसमें कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज इजिली होता है। इट इंप्रूव्स द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, बढ़ा देता है और इंप्रूव करता है टेक्सचर ऑफ सॉइल को। अब बात करते हैं इरिगेशन के बारे में, कि ड्रिप इरिगेशन जो होती है, सिंचाई होती है, वो सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि उसमें ड्रिप बाय ड्रिप पानी गिरता है जहां पर प्लांट को आवश्यकता है, तो इसीलिए ये रूट्स के साइड में प्लांट्स में लगाई जाती है। ठीक है, इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स। अब देखो वीड्स क्या होते हैं, तो वीड्स क्या होते हैं, ऐसे खरपतवार होते हैं एक तरह से, जो कि अनडिजायरेबली ग्रो हो जाते हैं अलॉन्ग विद द क्रॉप्स। तो इनको हटाने के लिए क्या होता है, वीडीसाइड्स को या वीडिंग की जाती है। वीडिंग मतलब खरपतवार हटाना, खरपतवार निकालने की इसको निराई गुड़ाई कहते हैं। इसे मैनुअल रूप से भी हटाया जाता है, या फिर कुछ केमिकल्स भी ऐड किए जाते हैं, जैसे खरपतवार नाशी उदाहरण है जैसे 2,4-D। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आपका, नेक्स्ट आ जाता है आपका कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चिकन पॉक्स आर द कॉज बाय वायरसेस। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से जो डिजीज है वो कौन करता है, जीवाणु करता है, आपका या आपका वायरस करता है। ठीक है, वायरस करता है या आपका कोई प्रोटोजोआ करता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, पोलियो, चिकन पॉक्स वायरस करता है, डिसेंट्री मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ करता है। ठीक है, ऐसा जिसको याद करना पड़ता है, टाइफाइड ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बैक्टीरिया करता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें लुईस पाश्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। लुईस पाश्चर डिस्कवर किया था क्या, फर्मेंटेशन की, किण्वन की विधि को लुईस पाश्चर द्वारा किण्वन की खोज की थी, या खमीर के उपयोग द्वारा ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया है। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू अल्कोहल बाय द यूज ऑफ ईस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर किया था एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। फिर एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी क्या, स्मॉल पॉक्स किया था। फिर कुछ ऐसी कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, जैसे कि जो कि संचारी रोग होती है, जैसे हैजा हो गया आपका, कॉलरा हैजा, फिर आपका चिकन पॉक्स हो गया, फिर आपका सामान्य सर्दी हो गया, फिर आपका ट्यूबरक्लोसिस हो गया। फिर ये सक्रिय व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को, संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को पानी, भोजन या शारीरिक संपर्क के माध्यम से हो जाती हैं। फिर फीमेल और मादा एनोफिलीज मच्छर वह वाहक है जो प्लाज्मोडियम नामक मलेरिया के परजीवी से फैलाती है। ठीक है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो is the carrier which carries a parasite of malaria called plasmodium। फिर फीमेल एडीज मॉस्किटो क्या होती है, एक्ट एज अ कैरियर फॉर डेंगू वायरस। तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए कि एनोफिलीज मलेरिया और एडीज जो हो जाती है वो आपकी डेंगू वायरस की लिए होती है। ठीक है, एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन कैटल डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर सिट्रस कैंकर इज कॉज बाय बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांट की डिजीजेस। फिर रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज बाय फंजाई। फिर यहाँ पर सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया के कारण होता है।
फिर गेहूं में जंग फफूंद के कारण होता है, ठीक है। फिर भिंडी का पीला मोज़ेक विषाणु के कारण होता है, तो येलो मोज़ेक ऑफ भिंडी इज बाय द वायरस। अब बात कर लेते हैं अगली, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या होते हैं? कॉमन प्रिजर्वेटिव होते हैं। देखो आपका सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया और आपका ऑयल हो गया, तो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं, विनेगर हो गया। पर इसके साथ साथ क्या हो जाते हैं आपको? सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट, ये भी क्या होते हैं? हमारे प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करते हैं। अब शुगर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि शुगर क्या करता है? शुगर चीनी नमी की मात्रा को कम करते हैं, या वो जो भोजन खराब करने के लिए बैक्टीरिया के विकास को रोकता है, ठीक है। तो अगर पानी की मात्रा रहेगी तो बैक्टीरिया ग्रो होगा, क्योंकि उसको ये मीडियम मिल जाएगा पानी। तो शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट व्हिच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड स्पॉइल द फूड। नेक्स्ट बात करें ड्यूरिंग पास्चराइजेशन। अब पास्चुरीकरण के दौरान क्या करते हैं? मिल्क को हीट करते हैं। मिल्क को एक तरह से प्रिजर्व करने का ये तरीका होता है, जिसमें कि मिल्क की शेल्फ लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है। इसमें क्या करते हैं? 70 डिग्री सेल्सियस पे मिल्क को हीट किया 70 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 15 टू 30 सेकेंड, और जल्दी से उसको क्या कर दिया? चिल कर दिया। तो एकदम से गर्म किया, एकदम से चिल कर दिया, तो इससे क्या हो जाता है? फूड सॉरी जो मिल्क जो है वो पास्चराइज हो जाता है इस प्रोसेस को। और इसको डेवलप किसने किया था? लुइस पास्चर द्वारा इस विधि को डिस्कवर किया गया था, ठीक है। फिर रेयॉन क्या है? एक तरह से आर्टिफिशियल सिल्क है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? ये तो कोई आर्टिफिशियल सिल्क तो है, रेयॉन आर्टिफिशियल सिल्क है, मतलब सिल्क हमारा क्या होता है? महंगा होता है। तो इसके लिए क्या बनाया गया? रेयॉन। रेयॉन क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क। अब ये कैसे बना? ये बनता है वुड पल्प से, ठीक है। तो ये वुड पल्प से मतलब एक प्राकृतिक चीज से बनता है क्या? आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। अब नायलॉन। नायलॉन क्या है? ये पहला सिंथेटिक फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि ये अब किसी भी नेचुरल प्राकृतिक चीज से ना बनकर ये बनता है कोल, आपको कोल्ड वाटर एंड एयर से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है नायलॉन के बारे में, कि नायलॉन जो है वो इसका जो थ्रेड होता है, धागा होता है, वो स्टील के वायर से भी मजबूत होता है, ठीक है। इसीलिए इसको रॉक क्लाइंबिंग में, पैराशूट्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो नायलॉन का धागा वास्तव में स्टील की तुलना में अधिक मजबूत होता है, इसलिए इसका उपयोग रॉक क्लाइंबिंग आदि के लिए पैराशूट रस्सी बनाने में किया जाता है, ठीक है। टेरेलिन क्या हो जाता है आपका? पॉपुलर पॉलिएस्टर है आपका। फिर एक्रेलिक इज अ सिंथेटिक फाइबर ऑफ वूल। इसे जैसे आपका क्या था? सॉरी रेयॉन था। रेयॉन क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क है। इसी तरह से एक्रिलिक क्या हो जाता है? सिंथेटिक फाइबर ऑफ वूल का क्या है? सिंथेटिक फॉर्म। वूल बहुत महंगा है तो उसकी जगह एक्रिलिक यूज कर सकते हैं। फिर पीईटी क्या है? पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल यूटेंसिल्स, फिल्म वायर्स, ठीक है। फिर आपका पीपीईटी पॉलिएस्टर का बहुत ही परिचित रूप है, जिसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म, तार बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सभी सिंथेटिक फाइबर्स पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जैसे पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है का उपयोग करके कई प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऑल सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स कैसे बनते हैं? पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल करके। ये आपको इन शॉर्ट याद रखना है, ठीक है। सारे सिंथेटिक फाइबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि सारे सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं ये प्रिपेयर करे जाते हैं कई तरह तरह के प्रोसेसेस से, जिसमें कि जो मेन ओरिजिन होता है वो पेट्रोकेमिकल्स होता है, जो कि किसका ओरिजिन है? आपका पेट्रोलियम का ओरिजिन है, इसको पेट्रोकेमिकल्स बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट बात है पॉलिथीन एंड पीवीसी आर एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स दैट कैन बी रीमोल्डेड, मतलब उसको हम वापस से रीमोल्ड गर्म करके बना सकते हैं। जैसे जनरली बच्चों के टॉयज आते हैं या मग हो गया, घर का बाल्टी हो गया, इसको रीमोल्ड कर सकते हैं। पर जैसे इलेक्ट्रिक का स्विच हो गया आपका, फिर ये मेलामाइन, बेकेलाइट एंड मिनेमाइल आर एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। एक बार सेट हो गए वापस से हम रीसेट नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। और बेकेलाइट का इस्तेमाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बेकेलाइट कहाँ इस्तेमाल होता है? तो इलेक्ट्रिकल स्विचेस में, हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जब हैंडल को हम नॉन स्टिक पैन वाले हैंडल को हम यूज करते हैं, या किसी एक लोहे की कढ़ाई में भी अगर ये आपका बेकेलाइट का हैंडल लगा हो तो हाथ नहीं जलता। क्यों नहीं जलता? क्योंकि ये क्या हो जाते हैं? ये एक तरह से पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ये इसमें ऊष्मा को संचालित नहीं करते, इसीलिए बेकेलाइट का इस्तेमाल किया है। और ये गलते नहीं है, मतलब ये जितनी भी हीट हो तो ये गलते नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाते हैं? ये थर्मोसेट्स होते हैं कि एक बार सेट हो गए वापस से रीसेट नहीं हो सकते। मेलामाइन क्या हो जाते हैं? एक फ्लोर में, टाइल्स में यूज होते हैं, किचन वेयर में, और ऐसे फैब्रिक्स को बनाने में जहां पर आपके आग बचाने वाले लोग जो फायर का सूट पहनते हैं, उसमें इसका मेलामाइन का इस्तेमाल होता है। मेलामाइन का उपयोग फर्श, टाइल्स, बर्तन और कपड़े बनाने वाले के लिए किया जाता है, जो मतलब जो आग में काम करते हैं। अगली बात कर लेते हैं क्या? द ग्रीन मटेरियल दैट इज फाउंड इन कॉपर वेसल। अब देखो ये चीज आ गई आपकी कि जो हरी हरी कोटिंग हो जाती है, कोई भी कॉपर का बर्तन है उस पर हरी कोटिंग है, तो वो किस चीज की हरी कोटिंग होती है? कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग होती है। जैसे मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या? और ये क्या? दैट रिजल्ट्स इन रिएक्टिंग विथ कॉपर वाटर
कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये क्या हो जाती है आपकी मॉइस्ट एयर कहलाती है, ठीक है। ये मॉइस्ट एयर हो जाती है। तो सब चीज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन को मिलाकर कॉपर सल्फेट और आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनता है, ठीक है। तांबे के बर्तन में जो हरा पदार्थ पाया जाता है वह कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का एक मिश्रण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हवा में तांबा पानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। फिर धातु ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये आपके देखो मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये आपके बेसिक होते हैं नेचर में। धातु ऑक्साइड्स आपके बेसिक होते हैं नेचर में। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कि सल्फर हो गया, सल्फर की रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ हुई तो क्या बना, सल्फर ऑक्साइड बना। अब ये सल्फर ऑक्साइड क्या है, ये आपका एसिडिक इन नेचर है। इसका मतलब ये सल्फर डाइऑक्साइड, अगर इसमें क्या डाला जाएगा, इसमें कोई भी अगर आप ये क्या करेगा, ये क्या बन गया, एक तरह से एसिडिक बन गया। अब ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको क्या हो जाता, नॉन जैसे Mg है, Mg आपको क्या है, मेटल है, मेटल की ऑक्सीजन किसके साथ हुई, ऑक्सीजन के साथ हुई, क्या बनाया, MgO बनाया। अब ये MgO क्या है, ये आपका बेसिक इन नेचर है, क्षारीय है नेचर में। अब ये क्या हो जाते हैं, ये आपके ये रेड लिटमस टू बेसिक हो गया, तो ये रेड लिटमस टू क्या बनाएगा, ये ब्लू में कन्वर्ट होगा। तो इस बात को याद रखना कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक होते हैं नेचर में, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 100 क्वेश्चन में। 100, चलो 100 पॉइंट पे आए, अभी हम 150 और समझे हैं। चलो जल्दी से कर लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर, देन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3 इज फॉर्म। द सल्फ्यूरिक एसिड टर्न, देखो वही चीज है सल्फर डाइऑक्साइड का मैंने बताया, इज डिसॉल्व इन वाटर, sulfurous acid is formed. The sulfurous acid turns blue litmus paper red. The sulfur is a non-metal and are acidic in nature. ठीक है, सेम वही चीज है जो कि मैंने आपको बताई थी। सोडियम एंड पोटेशियम, जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं हाई इन रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं, कालू, नाम, का, मदारी, ठीक है। तो पोटेशियम और सोडियम बहुत ही ज्यादा प्रतिक्रियाशील होते हैं, पानी के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करते हैं, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। फास्फोरस अधातु होने के कारण, तो फास्फोरस से आपके वो नॉन मेटल है, ये अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होता है, हवा के संपर्क में आने में यह आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे पानी में के नीचे रखा जाता है। तो फास्फोरस जो है वो आपका पानी में रखा जाता है, सोडियम पोटेशियम आपका केरोसिन के अंदर रखा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते जल्दी से 102 क्वेश्चन पे। तो नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स बट मेटल रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस, देखो नॉन मेटल देखो जनरली यहाँ पर लिया गया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सारे नॉन मेटल्स एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करते, कुछ रिएक्ट करते हैं पर कुछ नहीं रिएक्ट करते। पर मेटल्स क्या है, ये रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस, और ये जब बर्न होती है किससे, पॉप संपुट से आवाज आती है, ठीक है। 102 क्वेश्चन पे, धातु आमतौर पर अम्ल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते, लेकिन धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप साउंड ध्वनि निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका 103 क्वेश्चन, 103 लाइनर। मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन रिएक्शन, जो हाईली रिएक्टिव मोर रिएक्टिव रहेगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कम प्रतिक्रियाशील धातु का स्थान ले सकती है, लेकिन कम प्रतिक्रियाशील धातु अधिक प्रतिक्रियाशील धातु का स्थान नहीं ले सकती, जैसे कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इसकी रिएक्शन आयरन के साथ कराएंगे तो कॉपर सल्फेट की जगह क्या हो जाएगा, FeSO4 बन जाएगा, प्लस कॉपर निकल जाएगा, क्योंकि कॉपर क्या है, कम प्रतिक्रियाशील है एज कम्पेयर टू आयरन रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से। तो FeSO4 हो गया और कॉपर अकेला रह गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। नॉन मेटल्स आर यूज इन फर्टिलाइजर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, एंटीसेप्टिक्स एंड क्रैकर्स, ठीक। अधातुओं का उपयोग उर्वरक, जल शोधन प्रक्रिया, एंटीएसिड्स के रूप में, एंटीसेप्टिक्स के रूप में किया या पटाखों में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोल। तो कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, कोल एक फॉसिल फ्यूल है दैट इज फॉर्म ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड कोल को बड़े बड़े फॉरेस्ट के एरियाज क्या है, जब बरी हो जाते हैं अंदर कोई आपदा के आने के कारण, तो बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स जब बीत जाते हैं तो उसमें कुछ एक कंडीशन लगती है, इस कंडीशन का नाम हो जाता है हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो इससे क्या होता है, दबाव पड़ता है और बहुत ही टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो डेड प्लांट्स होते हैं धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कोल में, ठीक है। तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जिसका निर्माण प्राकृतिक प्रतिक्रिया के कारण होता है, जैसे जंगल बाढ़ में आ जाती है तो मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, और कोयले के निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हो जाएंगी, उच्च दबाव और उच्च तापमान, जहां मृत पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होते हैं, ठीक। कोयला जो है, कोल बर्न्स इन एयर एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोल जो है वो आपका क्या बनाता है, जब ये हीट होता है, बर्न होता है, तो क्या रिलीज आउट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ठीक है। कोयला जब हवा में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को बनाता है।
व्हेन कोल इज प्रोड्यूस, कोल देखो जब कोल बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, जब कोल बनता है, प्रोसेस होता है, जब कोयला का संसाधित किया जाता है, कोयले को संसाधित किया जाता है, तो कोलतार, कोक या कोयला गैस उत्पाद होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को याद रखेंगे। फिर कोल क्या होता है आपका, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ कार्बन होता है। तो कोल आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ कार्बन है। ये टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक होता है। कोयला कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है या कठोर। फिर आपका झरझरा और काला होता है। इसका उपयोग स्टील के निर्माण में, कई धातुओं के निर्माण में होता है, एक्सट्रैक्शन में और स्टील के निर्माण में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोलतार क्या है, ब्लैक होता है, थिक लिक्विड होता है, प्रेजेंट स्मेल होता है। और नैप्थलीन बॉल्स किससे बनी होती है, कोलतार से बनी होती है। फिर इसका उपयोग रंग, औषधि, विस्फोटक, इत्र, पेंट, फोटोग्राफी सामग्री, छत सामग्री, रूफिंग मटेरियल्स और नैप्थलीन गेंदों के निर्माण में किया जाता है। तो नैप्थलीन बॉल्स आपसे कई बार एग्जाम से पूछी जाती है, ठीक है। तो कोलतार से नैप्थलीन बॉल कोलतार से बनती है, ठीक है। कोल की प्रोसेसिंग से कोलतार और आपका क्या बनता है, कोक, कोल गैस बनता है। कोल क्यों है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। फिर कोल का उपयोग स्टील एक्सट्रैक्शन और मैनी, जो आपका स्टील के मैन्युफैक्चर में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स में होता है, ठीक है। चलो जल्दी से नेक्स्ट करते हैं। आप लोग बोर हो जाओ, थक जाओ, ब्रेक ले लेना, पर मैं तो एक शॉट में इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। चलो आगे देखते हैं। 110, पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स एज पेट्रोलियम। तो पेट्रोल और डीजल कैसे बन रहा है, ये आपका कैसे मिलता है, पेट्रोलियम एज ए नेचुरल सोर्स से ये मिलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सब लाइन्स, आपकी एनसीईआरटी की लाइन्स है, तो उसको याद करना पड़ेगा, है ना। एनसीईआरटी अपने को प्रिपेयर करनी है। पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम का प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म, अब देखो अभी हम देखा था कोल, कोल कैसे बन रहा था, कोल हमारा जब पूरा पूरा फॉरेस्ट अंदर दब जा रहा था और उसमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का काम हो रहा था। इसमें भी आपका क्या चीज होगा, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर तो है, साथ साथ क्या हो, एक और आपका कंडीशन लग जाती है, एब्सेंस ऑफ एयर। तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ एयर में पेट्रोलियम का बनता है। अब पेट्रोलियम कहाँ बनता है, सी के, समुद्र के अंदर। समुद्र के अंदर कैसे, जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स मरते जाते हैं और उसके ऊपर जो सैंड है, जो क्ले है, जो मतलब जो मिट्टी है, वो सब दबाती जाती है उन ऑर्गेनिजम्स को, जो धीरे धीरे क्या है, दबने से, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर और साथ साथ एब्सेंस ऑफ एयर से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से होता हुआ है। जब जीव मर जाते हैं तो इनका शरीर नीचे बैठ जाता है और रेत और मिट्टी की परत इनमें ढक जाती है। परिस्थितियां, वायु की अनुपस्थिति, उच्च तापमान, उच्च दबाव है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कैसे स्टोर की जाती है, तो उसको कंप्रेस नेचुरल गैस क्यों कहा जाता है, कि उसको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस कैसे करते हैं, इसको हाई प्रेशर में कंप्रेस किया जाता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस नेचुरल गैस, इट इज यूज इन अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो सीएनजी का यूज क्यों करते हैं व्हीकल्स में, क्योंकि ये लेस पॉल्यूटिंग है और क्लीनर फ्लूइड कहा जाता है। प्राकृतिक गैस में संपीड़ित प्राकृतिक गैस आपकी के रूप में उच्च दबाव में संग्रहित किया जाता है। इसका उपयोग परिवहन वाहनों में किया जाता है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी और स्वच्छ ईंधन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हेड ऑफ मैचस्टिक्स। देखो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो जो ये मैचस्टिक है, इसका ये जो हेड है, ये टुप्पी जो होती है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, एटीएस से याद कर लो, और पोटेशियम क्लोराइड, पीसी से याद कर लो, और व्हाइट फास्फोरस, डब्ल्यूपी से याद कर लो। एटीएस, पीसी, डब्ल्यूपी, ठीक है। और व्हाइट फास्फोरस गेट इग्नाइटेड व्हेन रब्ड। अब क्या जलता है, ठीक है, ये भी पूछते हैं कि क्या जलता है, तो व्हाइट फास्फोरस जलता है, ठीक है। व्हाइट फास्फोरस जलता है, बनी सब चीजों से होती है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और व्हाइट फास्फोरस, ठीक है। फिर रबिंग सरफेस पे जो आपका ये मैच बॉक्स का ये साइड वाला सरफेस होता है, रबिंग सरफेस, ये किससे बना होता है, ये आपका रेड फास्फोरस और पाउडर ग्लास से ये बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्राकृतिक, ये आपका हो गया माचिस की तीली में एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और सफेद फास्फोरस का मिश्रण होता है। सफेद फास्फोरस रगड़ने से प्रज्वलित हो जाता है, ठीक है। रगड़ने वाली सतह पर पाउडर कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबशन, रैपिड कंबशन एग्जाम्पल गैस है। देखो रैपिड कंबशन मतलब कि ऐसा कंबशन जहां पर हम चाह रहे हैं कि कोई चीज जले, है ना, हम चाह रहे हैं, मैंने चाहा तो मैंने गैस ऑन करी, और गैस ऑन करी फिर तीली चलाई। पर अगर मैंने क्या किया, मैंने एकदम से सोचा कि मैं लाओ जरा पोटेशियम को देखूं कैसा है या सोडियम को देखूं, तो क्या करूंगी, देख जैसे ही मैं एयर के कॉन्टैक्ट में लाऊंगी जल पड़ेगा। मैंने चाहा नहीं कि वो जले, पर वो एकदम से स्पॉन्टेनियसली हो गया, ठीक है। तो रैपिड कंबशन, तीव्र दहन क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल गैस, जहां पर हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है। पर स्पॉन्टेनियस कंबशन, स्वतः स्फूर्त दहन का उदाहरण हो जाता है सोडियम और फास्फोरस, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, ये कंफ्यूजन जनरली क्रिएटेड रहता है सबके दिमाग में, ठीक है। सब्सटेंसेस व्हिच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम, फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स। जो पदार्थ जलने पर वाष्पीकृत होकर ज्वाला देते हैं, उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल या पिघला हुआ मोम। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वेपोराइज, वेपर्स बनाएंगे, वो क्या बनाते हैं, वो फ्लेम बनाते हैं, ठीक है ना, वो फ्लेम बना देते हैं। और ऐसे जैसे चारकोल हो गया, अब ये वेपोराइज वेपर्स नहीं निकालता, इसलिए ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए हम देखोगे लाल लाल सा जब जलता है रहता है तो लाल लाल सा दिखता है। तो कोयला वाष्पीकृत नहीं होता, इसलिए ये ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं आउटर जोन ऑफ अ कैंडल। जो कैंडल है आपका, कैंडल का ये जो बाहरी हिस्सा होता है, ये बाहरी वाला हिस्सा क्या होता है, ये
बहुत सबसे ज्यादा सर्वाधिक इसमें हीट होती है। इसका ही उपयोग क्या करते हैं, जो सुनार लोग करते हैं गोल्ड को जलाने के लिए। तो ये क्या और यही ऐसी जगह होती है जहां पर पूर्णतः क्या होता है, ज्वलन जो पूर्ण दहन होता है इसी जगह पर, तो बाहरी क्षेत्र में, और ये सबसे गर्म भाग होता है, ठीक है, इसलिए। और ये सोने सुनार वाले लोग चांदी का पिघलाने, सोने के पिघलाने का उपयोग इसी में करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू। तो 1 किलो ईंधन को पूर्ण दहन में उत्पाद ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को कैलोरी मान कहा जाता है, जिसकी यूनिट याद है किलो जूल पर केजी, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, हाइड्रोजन की है, तो 150,000 किलो जूल पर केजी, ठीक है, ये हाइड्रोजन की होती है। और मिनिमम किसकी होती है, आपकी काऊ डंग की होती है, लगभग 7,000 के आसपास है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर कॉज ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, नेक्स्ट है आपका बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल। जो कोल और डीजल जलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है एंड इज एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ, देखो सल्फर डाइऑक्साइड, कोल और डीजल के बर्न होने से सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कब क्या बनता है, तो कोल और डीजल से सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व्स इन रेन वाटर टू फॉर्म एसिड रेन्स एंड इज कॉल्ड द एसिड रेन। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब पानी के साथ मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, आपका एसिड रेन कॉज करते हैं, ठीक है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं, ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। फिर एंडेमिक स्पीशीज क्या है, स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे जातियां हैं जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं, दो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। और रेड डाटा बुक क्या हो जाती है, रेड डाटा बुक एक स्रोत बुक है जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों या पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है, मतलब एंडेंजर्ड एनिमल्स का इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 125 में 123 क्वेश्चन पे, कि white blood cells in a human is another example of single cell which can change its shape। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा ह्यूमन का सेल है जो कि क्या है, सिंगल सेल है और साथ साथ आपका क्या है, वो अपनी शेप को बदल सकता है। तो मानव रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाएं, एनसीईआरटी की लाइन है, याद कर लेना, ठीक है। मानव रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाएं एकल कोशिकाएं का एक उदाहरण है जो अपना आकार बदल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अमीबा क्या है। इसी तरह से अमीबा क्या है, अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि अपनी शेप चेंज कर सकता है। तो इसी में क्या क्या ह्यूमन में व्हाइट ब्लड सेल्स भी अपने सेल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल क्या हो जाती है आपकी, बैक्टीरिया, सबसे छोटी कोशिका 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होती है। लार्जेस्ट सेल हो जाएगी आपकी एक्स सेल ऑफ ऑयस्टर, जिसकी की शुतुरमुर्ग के अंडे की आपकी, जो उसकी आपकी ये सेल की माप है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट, देखो आप क्या, प्रोकैरियोट्स क्या हो जाते हैं, ऐसे जिन कोशिकाओं में परमाणु झिल्ली के बिना परमाणु सामग्री होती है, उन्हें प्रोकैरियोट्स कोशिकाएं कहती हैं। उदाहरण बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल, ठीक है। सेल्स हैविंग द न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियर मटेरियल होता है, मतलब वो एक तरह से साइटोप्लाज्म में फ्री होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, जो कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। सेल्स लाइक onion cells and cheek cells have well organized nucleus with a nuclear membrane called the eukaryotic cells, ठीक है। प्याज कोशिका या गाल कोशिकाएं जैसी कोशिकाओं में एक परमाणु झिल्ली के साथ अच्छी तरह से व्यवस्थित नाभिक होता है, जिन्हें यूकैरियोट्स कोशिकाएं बोला जाता है, ठीक है। ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर यूकैरियोट्स, ठीक है। तो सारे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब बैक्टीरिया आपके जीवाणु, बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल के अलावा अन्य सभी जीव यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपका 126 क्वेश्चन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। बाहर निषेचन कहाँ होता है, आपको जलीय जंतुओं में होता है, जैसे मछली, आपका तारा मछली, आपका स्टारफिश या फिर आपके फ्रॉग्स। अब थायरोक्सिन और आयोडीन क्या हो जाते हैं, एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें कि पूरी साइकिल को कंप्लीट करके इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्टिलाइजेशन से लेकर एडल्ट जो आपका फ्रॉग है उसको बनने तक, ठीक है। ये मेटामॉर्फोसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं थायरोक्सिन और आयोडीन, जिसमें कि जो आपका टैडपोल है वो कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट फ्रॉग में। तो इसमें इसलिए थायरोक्सिन और आयोडीन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए पानी में अगर ये दोनों प्रेजेंट होते हैं तभी पूरी साइकिल जो है वो कंप्लीट हो पाती है। तो इंपॉर्टेंट ये हार्मोन और इसलिए थायरोक्सिन और आयोडीन हो जाता है, ठीक है, घटक के रूप में। विविपेरस क्या हो जाते हैं आपके, जो जीव बच्चों को जन्म देते हैं विविपेरस कहते हैं, जो अंडा देने वाले होते हैं वो अंड प्रजक कहलाते हैं, ठीक है।
120th क्वेश्चन क्या है, द्विआधारी विखंडन अमीबा में होता है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ये सब आ जाता है, तो आपका रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है। बाइनरी फ्यूजन जो है आपका देखने को मिलता है किसमें, अमीबा में देखना है। बडिंग जो है हाइड्रा और यीस्ट में देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका, फोर्स क्या होता है, बल एक पुश और पुल दोनों होता है। फोर्स कैन चेंज द ऑब्जेक्ट स्पीड, एक बल वस्तु की गति दिशा को बदल सकता है। तो कोई फोर्स लगा स्पीड में है तो रुक जाएगी, या उसकी क्या करेंगे, फोर्स लगाया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स क्या हो जाएगा, संपर्क बल के उदाहरण में पेशीय बल और घर्षण बल। और गैर संपर्क बल को जाएंगे चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल और गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं 132, इकाई फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। तो इकाई क्षेत्रफल के लिए लगने वाला बल क्या हो जाता है आपका, फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग फॉर अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया। और जो आपका फोर्स है हमेशा क्या लगता है, लंबवत लगता है, परपेंडिकुलर। बल हमेशा उस सतह के लंबवत रखे जिस पर दबाव की गणना की जानी है। तो फोर्स हमेशा क्या होता है, लंबवत लगता है, ठीक है। फिर देखो प्रेशर, अब यहाँ पर एक चीज मैं याद रख लो कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की न्यूटन, ये फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और इसकी एरिया की जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसके हिसाब से प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको बोलते हैं पास्कल, या फिर एक और यूनिट होती है इसकी टॉर। ठीक है, तो ये 3 यूनिट्स इसको याद रखेंगे प्रेशर की। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा 133 क्वेश्चन, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन अ वॉल ऑफ अ कंटेनर। एक मेरे पास ये कंटेनर का वॉल है, तो लिक्विड जो है वो हर दिशा में प्रेशर को लगाएगा, ठीक है। अब देखो इसी जगह पे देखो क्या आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि ये है मेरे पास एक, ये इस तरह से एक कोई भी कंटेनर है, इसमें मैंने 3 छेद कर दिए। ये 3 छेद मैं फिर से बताती हूँ इधर आपको। ये मेरे पास एक कंटेनर है, अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने कर दिया 3 छेद, एक छेद यहाँ, एक छेद यहाँ, एक छेद यहाँ। और इसमें सब में क्या भरा है, सब में भरा है पानी। अब पूछा जाएगा कौन से छेद से आपके ए बी सी वाले छेद, कौन से छेद से ए बी सी, किस छेद से पानी सबसे दूर गिरेगा। तो जो सबसे नीचे रहेगा, जो सबसे नीचे रहेगा छेद, उससे पानी क्या गिरेगा, सबसे अधिक दूरी पे गिरेगा, फिर उससे अधिक दूरी, फिर इसके पास। इसका मतलब सबसे नीचे वाले में क्या है, बल सबसे ज्यादा लग रहा है, प्रेशर सबसे ज्यादा लग रहा है, फोर्स सबसे ज्यादा लग रहा है, इसलिए वो पानी भी सबसे दूर अधिक गिर रहा है। अब इसी जगह पे गोलाकार है, इसमें सब जगह क्या है, छेद किए गए हैं इस तरीके से। तो क्या है, पानी सब में इक्वल इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस से निकलेगा, ठीक है, इक्वली निकलेगा, इक्वली फोर्स इक्वल प्रेशर से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या 134 पे, कि घर्षण सदैव बल के विपरीत कार्य करता है। घर्षण संपर्क के आने वाली 2 सतहों में अनियमितताओं के कारण होता है। तो फ्रिक्शन जो है वो आपका इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेस होता है। फ्रिक्शन जो है हमेशा मैक्सिमम सबसे ज्यादा देखो स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा होता है, फिर आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, फिर आपका रोलिंग फ्रिक्शन होगा। तो ये आपको याद रखना है कि घर्षण सबसे अधिक स्थैतिक घर्षण में, फिर फिसलन घर्षण में, फिर आपका लोटनिक घर्षण में होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 137 क्वेश्चन, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। अब फ्लूइड जो फ्रिक्शनल फोर्स करता है द्रव्य द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। यह वस्तु के आकार और द्रव्य की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो प्रति सेकंड दोलन की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है, इसकी इकाई हर्ट्ज होती है, ठीक। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस, अब देखो मैंने कैसे याद करवाया था, FASR, जिन्होंने पहले देखा होगा उन्होंने याद किया होगा इस चीज को, और लोगों ने किया भी है, ठीक है। तो F जो है वो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है किसको, श्रिलनेस को। और एम्पलीट्यूड जो है, ये एम्पलीट्यूड डिटरमाइन करता है लाउडनेस को। तो इसका मतलब आवृत्ति जो है वो किसको, श्रिलनेस को डिटरमाइन करती है, और आपका एम्पलीट्यूड, आपका आयाम, ये आपका प्रबलता को डिटरमाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 139 को हिंदी में देखना है। आवृत्ति ध्वनि की पिच निर्धारित करती है, जबकि आयाम ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। और इनऑडिबल साउंड क्या हो जाती है आपकी, देखो 2 साउंड होती है, आपकी ऑडिबल साउंड और आपकी इनऑडिबल साउंड। इनऑडिबल साउंड की ऐसी साउंड जो कि हम नहीं सुन सकते। ऑडिबल रेंज हो जाती है आपकी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। और इनऑडिबल क्या हो जाएगी, या तो इसमें इंफ्रासाउंड्स हो जाएंगी, या फिर इसमें अल्ट्रासाउंड्स हो जाएंगी, ठीक है। इंफ्रासाउंड्स मतलब कि 20 हर्ट्ज से कम वाली, अल्ट्रासाउंड्स 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं जल्दी से। देखो अल्ट्रासाउंड्स की बातें कुछ और सुन लो जल्दी से फटाफट से, है ना। क्या क्या थी कि अल्ट्रासाउंड सोनार में यूज हो रहा था। सोनार में क्या था उसमें इंपॉर्टेंट, कि सोनार में हमेशा डिस्टेंस को 2D ले रहे थे, याद है ना वो फॉर्मूला जो मैंने आपको करवाया था, नहीं देखा फॉर्मूला वाला वीडियो देख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ साथ आपका अल्ट्रासाउंड कहाँ यूज हो रही थी, किसी भी क्रैक्स वगैरह के लिए, ठीक। फिर अल्ट्रासाउंड बैट भी यूज करता है, डॉल्फिन भी यूज करती हैं। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, एक रिवर्बरेशन वाला कॉन्सेप्ट था। रिवर्बरेशन क्या था, जिसमें कि जो कुछ जो हॉल्स होते हैं उसको इस तरह से बनाया जाता है कर्व,
जिससे कि जो कोई भी साउंड निकले वो प्रॉपर इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से सुनाई दे अच्छे से, और इसलिए कर्व्ड होता है और साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑन एनी डिजायर्ड मेटेरियल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत जमा करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटेरियल ऑन द अदर मेटल। एक मेटल है, इसके ऊपर मुझे एक तरह की लेयर चढ़ानी है, जिस और किसके द्वारा? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इसमें एनोड कैथोड वाला सब कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या आपका, जैसे कि आपकी क्रोमियम की प्लेटिंग होती है, तो क्रोमियम का चढ़ाना आपका क्रोमियम प्लेटिंग, क्रोमियम हैज अ शाइनी अपीयरेंस, इट डज नॉट करोड, इट रेजिस्ट द स्क्रैचेस। ठीक है, तो क्रोमियम चमकदार होता है, यह संरक्षण या यह संचालन नहीं करता, यह सी खरोच का प्रतिरोध है, सी नहीं है, ये स्क्रैचेस है। ठीक है, क्रोमियम इज एक्सपेंसिव सो कोटिंग ऑफ क्रोमियम इज डन। अब पूरा क्रोमियम तो बहुत महंगा है, इसलिए क्रोमियम की कोटिंग कर दी जाती है किसी भी ऊपर, तो क्रोमियम की प्लेटिंग होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, टिन कैन्स यूज फॉर सॉर्टिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब जैसे कि टिन कैन को भी टिन कैन्स बनाए जाते हैं, जिसमें कि टिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयरन, तो आयरन के ऊपर क्या कर दी जाती है? कोटिंग कर दी जाती है, तो जिससे कि टिन बच जाता है, और टिन क्या है? लेस रिएक्टिव है देन आयरन, और फूड इसमें कोरोड नहीं होता और खराब नहीं होता। ठीक है, भोजन भंडारण के लिए उपयोग के लिए किए जाने वाले टिन के डब्बे लोहे के टिन पर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है, तो यह लोहे की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होता है, भोजन लोहे के संपर्क में नहीं आता और खराब होने से बच जाता है। फिर कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग, इसको गैल्वेनीकरण बोलते हैं। स्टार एमिट्स देयर ओन लाइट, स्टार के पास अपनी खुद की लाइट होती है। स्टार मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कॉन्स्टिलेशन मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, पर प्लैनेट्स मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो प्लैनेट कहाँ से कहाँ मूव करता है? वेस्ट टू ईस्ट। पर यूरेनस और वीनस यूवी से याद रखेंगे, ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। ठीक है, तारा स्वयं का प्रकाश करता है, तारा पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, तारामंडल पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं, लेकिन यूरेनस और शुक्र पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। ठीक है, बृहस्पति और मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई। रात्रि आकाश में शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक, नेक्स्ट बात करें पोल स्टार। Pole star appears to be stationary from the earth because it is situated close to the direction of the axis of rotation of the earth। ठीक है, पोल स्टार्स क्या है? ध्रुव तारा पृथ्वी के स्थिर प्रतीत होता है, क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्ण घूर्ण अक्ष की दशा के निकट स्थित है। ठीक है, फिर बात करते हैं इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ पेट्रोल एंड फ्यूल लीड्स टू कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी हमने क्या देखा था कि जब डीजल और पेट्रोल बर्न होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है? उससे आपका सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ना, अभी हमने ऊपर देखा था। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो गया? इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ पेट्रोल मींस पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच कंबाइन विद अदर एयर पॉल्यूटेंट्स एंड फॉग टू फॉर्म द स्मॉग। धुएं में नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स अन्य वायु प्रदूषक और कोहरे के साथ मिलकर स्मॉग बनाता है। स्मॉग बच्चों के अस्थमा, खांसी, सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याओं का कारण बनता है। तो आपका इसमें ना ईवीएस में मैंने ऐड कर दिया है, तो इसको याद कर लेना। स्मोक में कॉज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ ये पढ़ चुके, स्मॉग बन जाता है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय combustion of fuels like coal in power plant and is cause respiratory problem। तो बिजली संयंत्र के कोयले जैसे ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, इसमें श्वसन समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या हो जाते हैं? आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल स्प्रे में किया जाता है। ये वायुमंडल में ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ओजोन की परत को कौन नुकसान पहुंचाता है? आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पहुंचाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 151 पे आ गए, अभी 100 क्वेश्चन और बच्चे, जल्दी कर लेते हैं। आग में द इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर आगरा, एग्जाम्पल मथुरा ऑयल रिफाइनरी, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये आगरा के पास स्थित उद्योग का जो है वो रिफाइनरी, जो कि आपके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक को उत्पादन करने के जिम्मेदार हैं। ये गैसें वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। वर्षा के साथ अम्ल नीचे गिरकर वर्षा में को अम्लीय बना देता है, इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा स्मारक के संगमरमर को संचारित कर देती है, इसे मार्बल कैंसर भी कहा जाता है। तो वही सब यहाँ पर बात है कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है वाटर वेपर के साथ बन के, और ये जब एसिड ड्रॉप करता है रेन, और इसको क्या बनाता है? रेन को एसिडिक बना लेता है, और जब एसिड रेन गिरती है तो ये मार्बल कैंसर के रूप में जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर इज अ सूट particles emitted by Mathura oil refinery has contributed towards the yellowing of the marble।
मार्बल येलो क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि सस्पेंडेड जो मथुरा तेल रिफाइनरी द्वारा उत्सर्जित काले कणों के रूप में निलंबित कण में संगमरमर को पीलेपन पर योगदान है। तो ये सूट पार्टिकल्स जो रिलीज आउट होते हैं एज अ पर्टिकुलेट मैटर, ये येलोइंग ऑफ जो आपका ताजमहल है इसका कारण बनते हैं। फिर बात करें ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या हो जाती है आपकी, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पर सबसे ज्यादा अगर ग्रीन हाउस गैस पूछा जाए तो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब वैसे सारी ग्रीन हाउस गैसेस क्या हो जाती है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से 154 क्वेश्चन पे। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स हीट एंड डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप इनटू द स्पेस। देखो ये यहाँ पर इसका रीजन दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ट्रैप करती है। जैसे जैसे आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन कलर का कहीं कहीं नर्सरी पे बना होता है जिससे कि हीट उसमें ट्रैप हो। ठीक है, तो उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करती है हीट को एंड डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप इनटू द स्पेस। एज अ रिजल्ट द एवरेज टेंपरेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस एज इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। देखो कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो एकदम से ठंडा हो जाएगा और सब जगह बर्फ ही बर्फ हो जाएगी। जिससे क्यों क्यों जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है, हीट को ट्रैप करना। पर अगर एक्सेस मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए तो क्या हो जाएगी, हीट बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसी वजह से क्या है डिलीट आप देख रहे हैं कि दर साल टेम्परेचर क्या है इंक्रीज होता जा रहा है अर्थ का, तो कारण यही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी को रोकती है, ठीक है, और उसे अंतरिक्ष में जाने में नहीं देती, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी में वायुमंडल औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों के कणों को अपने आप आपस में मिल जाना विसरण कहलाता है। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, दिस अकर्स बिकॉज देयर आर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। वही बात है चीनी पानी में कैसे घुल रही है, क्योंकि उसमें डिफ्यूजन की प्रक्रिया लग रही है, क्योंकि उसके बीच में कणों में मॉलिक्यूल्स में क्या है गैप है, और वो मॉलिक्यूल्स के गैप भर जाते हैं तो क्या है चीनी अच्छे से मिक्स हो जाती है। ठीक, वही सेम चीज है। नेक्स्ट बात करें कि 156 क्वेश्चन क्या है आपका, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, दिस फोर्स कीप्स देम टुगेदर। तो किसी पार्टिकल के बीच में क्या है, कोई भी पार्टिकल है अगर तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल वैसा का वैसा बना होता है। ठीक है, स्पॉन्ज क्या है, एग्जाम्पल क्या हो जाता है आपका, सॉलिड का एग्जाम्पल है स्पॉन्ज, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्योंकि ऐसा लगता है कि स्पॉन्ज पता नहीं किस में आएगा, या नन ऑफ दीज लगा दें। तो स्पॉन्ज एक सॉलिड का एग्जाम्पल है जिसमें कि अगर स्क्वीज करो तो सारी सारी एयर बाहर आ जाती है, और उसको छोड़ दो तो सारी सारी एयर अंदर आ जाती है वापस। तो स्पंज ठोस का उदाहरण है जिसमें दबाने पर हवा फंस जाती है और दबाने पर हवा बाहर निकल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू अ गैस इज विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। बिना तरल अवस्था में बदले ठोस से सीधे गैस परिवर्तित को ऊर्ध्वपादन कहा जाता है, और गैस से तरल में बदले बिना सीधे ठोस में परिवर्तित को निक्षेपण कहा जाता है। सॉरी, निक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, डिपोजिशन होता है और एक आपका सब्लिमेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक, देखो सब्लिमेशन आपका नैप्थलीन वॉल्स पे देखने को मिलता है। ठीक है, एंथ्रासीन में भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। तो गैस को कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं, तो दो कंडीशन हो जाएंगी, दबाव डालने और तापमान कम करने से गैस की द्रवीकृत किया जा सकता है। फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे स्टोर की जाती है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दबाव में संग्रहित किया जाता है, यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तरल अवस्था में आए बिना दबाव घटाकर 1 एटमॉस्फेयर करने पर। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। देखो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है आपकी, इसी को ड्राई आइस भी बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे स्टोर की जाती है, हाई प्रेशर में। ठीक है, अब ये जैसे जैसे प्रेशर को रिलीज कर देते हैं तो क्या है जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो उससे क्या है वो ड्राई आइस के रूप में निकलती है। तो ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट, दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, प्लाज्मा। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। प्लाज्मा अति उत्सर्जनवान एवं अति उत्तेजित कणों से बना होता है। यह कण आयनित गैसों के रूप में होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा आपका स्टेट्स ऑफ मैटर में 5 मान लिए जाते हैं कि प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी मान लिया जाता है, तो ये होता ही है एक तरह से। तो ये क्या है, इसका एक रूप है प्लाज्मा। प्लाज्मा आपका क्या होगा, सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। दिस पार्टिकल्स ऑफ फॉर्म इन आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेस, आयनित गैसेस के रूप में ये होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स और नियॉन साइन बल्ब्स में ये पाए जाते हैं। सन नहीं है ये, SUN वाला सन है। जस्ट अ सेकेंड,
SUN, ठीक है। सन, सूरज। सन एंड द स्टार ग्लोज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा, ठीक। फिर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की यहाँ पर बात की जा रही है कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बेहद कम घनत्व वाली गैसों को बेहद कम तापमान पर ठंडा करने से बनता है। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कैसे बनता है कि कोई भी गैस जो है, जो कितनी जिनका घनत्व बहुत कम है, उसको सुपर कूल कर दिया जाए तो BEC बन जाता है, ठीक है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो कोई विलेन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सजातीय मिश्रण होता है। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। तो कैसा है सॉल्यूशन? एक हेट्रोजेनस मिक्सचर नहीं है, सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनस मिक्सचर है। इसको याद रखेंगे, कंफ्यूजिंग में मोर देन वन ऑफ द अबव में होगा। इसके मैंने एनसीईआरटी के आपको MCQs भी कराए थे, तो अगर जिसने किया होगा वह सारे पॉइंट्स को समझ रहा होगा, ठीक है। अभी बहुत टाइम नहीं है कि मैं इसको बहुत डीपली में समझाऊं। अब देखो इसमें एग्जाम्पल क्या होता है, सॉलिड अलॉय। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है? अब सुना ही नहीं होगा कि सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है। सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? एलॉयज होते हैं। तो एलॉयज आर द सॉलिड सॉल्यूशंस। तो ठोस विलेन को मिश्र धातु कहा जाता है। गैसियस सॉल्यूशन इज एयर। गैसीय विलेन क्या होता है? वायु है। एयर इज अ क्या है? होमोजेनस मिक्सचर। एयर हेट्रोजेनस मिक्सचर नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस से, पर ये क्या हो जाती है? एक आपकी समांगी मिश्रण है, ठीक है। टू पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन इज वेरी स्मॉल सो दैट दे डू नॉट स्कैटर। देखो, द पार्टिकल्स क्या होते हैं? जो उसमें विलेन में कण बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वे विलेन से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को बिखेर नहीं पाते, इसलिए दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सस्पेंशन। अभी तक हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, अब देख लेते हैं सस्पेंशन। सबसे यहाँ से हमारी 9th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो रही है। सस्पेंशन आर नॉन होमोजेनस। सस्पेंशन क्या होते हैं? आपके निलंबन गैर सजातीय समाधान है, सॉल्यूशंस हैं। विलयन है, समाधान ये विलयन होगा, यानी यह विषम मिश्रण है जहां ठोस कण घुलने नहीं है, बल्कि मध्यम माध्यम के पूरे हिस्से में निलंबित रहते हैं। कण नग्न आंखों से दिखाई देते हैं। तो क्या हो गया? जैसे चौक का पानी में घुलना हो गया, तो चौक क्या है? दिखाई देती है, तो वो क्या हो गया? सस्पेंशन हो गया। ये नॉन होमोजेनस होते हैं, या इनको हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। वे सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व नहीं होते, रिमेन सस्पेंडेड, और नेकेड आई से दिखते हैं, और जब उनको छोड़ दिया जाए तो ये सेटल डाउन भी हो जाते हैं। इसलिए व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड डज नॉट अलाउ द स्कैटर टू लाइट एनीमोर। जब तक सस्पेंशन है तब तक स्कैटर करेगा, पर जैसे ही सेट हो जाते हैं तो स्कैटर नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है? 168 द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड। अब कोलॉइड का एग्जांपल सबसे अच्छा हो जाता है मिल्क। तो मिल्क क्या है एग्जांपल कोलॉइड का? कोलॉइड के कण पूरे विलेन में समान रूप से फैले होते हैं। फिर कणों में अपेक्षाकृत छोटे आकार के कारण मिश्रण सजातीय प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में कोलाइड विलेन का एक विषमांगी मिश्रण है, उदाहरण के लिए दूध। बट एक्चुअली कोलाइड इज अ, देखो कोलाइड क्या होता है आपका? एक ऐसा दिखता है कि ये होमोजेनस है ना, एक सा है, पर होता क्या है कोलाइड? हेट्रोजेनस। तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में कोलाइड पिछली बार आया है कि एग्जाम्पल किसका है? मिल्क कोलाइड का। अब देखो ये भी याद रख लो कि कोलाइड क्या है आपका? ये होमोजेनस दिखता है क्योंकि इसमें यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं सॉल्यूशन में सारे पार्टिकल्स, पर ये क्या होते हैं? ये हेट्रोजेनस इन नेचर होते हैं। कोलाइड्स आर बिग इनफ दीस पार्टिकल्स कैन इजीली स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या? टकराव काफी बड़े होते हैं। कोलाइड्स होंगे, ये टकराव नहीं है। ये कण दृश्य प्रकाश के किरण को आसानी से बिखेर सकते हैं। फिर एरोसोल्स क्या होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब लाइंस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एरोसोल्स क्या होते हैं? एरोसोल्स गैस माध्यम में तरल होते हैं, उदाहरण के लिए कोहरा, बादल, धुंध। एरोसोल गैस माध्यम में भी ठोस हो सकता है, उदाहरण के लिए धुआं, फिर आपका ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ठीक है। एरोसोल्स आर लिक्विड इन गैस मीडियम। देखो लिक्विड इन अ गैस मीडियम, आपके एरोसोल्स दो तरीके के यहाँ पर आपने देखे। एरोसोल्स आपने दो तरीके के देखे, एक आपने लिक्विड इन अ गैस मीडियम देखा, लिक्विड इन गैस देखा, और आपने दूसरा देखा सॉलिड इन गैस, ठीक है। सॉलिड इन गैस, दो तरह के एरोसोल्स देखे। अब लिक्विड इन गैस के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? फॉग, क्लाउड और मिस्ट, ठीक है। यहाँ पर इसको अलग से देख लो, फॉग, क्लाउड और मिस्ट। और सॉलिड इन गैस मीडियम क्या हो जाएंगे? स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ये आपका सॉलिड इन गैस एरोसोल्स के एग्जाम्पल होंगे, याद कर लो एज सच, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इमल्शन। इमल्शन क्या है? लिक्विड इन अ लिक्विड मीडियम, ठीक है। इमल्शन क्या है? लिक्विड इन अ लिक्विड मीडियम, जैसे मिल्क हो गया और फेस क्रीम हो गई, ठीक है। वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स को वाष्पीकृत की सहायता से वाष्पशील और गैस वाष्पशील घटकों को अलग किया जा सकता है, उदाहरण के लिए पानी और स्याही का मिश्रण, ठीक है। तो एक इवेपोरेट हो जाएगा, एक रह जाएगा। तो वोलेटाइल मतलब जो उड़ गया वो उड़ गया, और जो रह गया वो उसको हम निकाल लिया, ठीक है। तो ये वाष्पीकृत इस तरह से किया जा सकता है, कौन से? इवेपोरेशन की प्रक्रिया से नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल को सेपरेट आउट किया जा सकता है। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन आपका क्या हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगेशन तकनीक, जैसे ये क्या हो जाएगी आपकी? यूज कहाँ होती है? जैसे कि आपका हो गया मक्खन निकालना, यूरिन के
सैंपल को टेस्ट करना, फिर वॉशिंग मशीन में, फिर आपको डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में, तो सेंट्रीफिकेशन हो जाता है। ठीक है, टू इमिसिबल लिक्विड। अब टू इमिसिबल लिक्विड कैसे हैं? दो अघुलनशील, मतलब क्या हो गया, वाटर और यहाँ वाटर है, यहाँ पर क्या है, ऑयल है, यहाँ पर क्या है, वाटर है। अब इसको कैसे हटाया जा सकता है? अमिश्रणीय द्रव्यों को घनत्व के आधार पर, अब देखो डेंसिटी के आधार पर ये अलग अलग हो जाते हैं। वाटर क्या हो जाएगा, नीचे है, ऑयल क्या है, ऊपर है, तो डेंसिटी के हिसाब से इनको अलग अलग करा जा सकता है। ठीक है, सब्लिमेशन टेक्निक इज अप्लाइड इन सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अ कैम्फर। तो सब्लिमेशन की प्रक्रिया अभी हमने देखा था, प्रक्रिया उध्रुवपातन को की तकनीक आपका कहाँ नमक और कपूर के मिश्रण में इसका इस्तेमाल होता है, अमोनियम क्लोराइड में होता है, नैप्थलीन और एंथ्रासीन में भी होता है। तो इसके एग्जांपल्स याद रख लो यहाँ पर सब्लिमेशन के। नेक्स्ट बात करें क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी रंगीन घटकों को पानी से उनकी घुलनशीलता के आधार पर दो या दो से अधिक रंगों में अलग करने की एक तकनीक है। जो रंग सबसे अधिक घुलनशील होगा वह उतनी तेजी से प्लेट पर चढ़ेगा और ऊपर जाएगा। तो एक तरह से क्रोमेटोग्राफिक प्लेट होती है, तो यहाँ पर सैंपल लगा दिया जाता है, तो इस तरीके से सैंपल अपने कलर के हिसाब से चलता चला जाता है। जो सबसे ज्यादा घुलनशील होगा वो बहुत तेजी से भागेगा, ये यहाँ पर होता है। तो क्रोमेटोग्राफी ऐसी तकनीक है यूज टू सेपरेट कलर कंपोनेंट्स इनटू टू और मोर कलर्स। तो ये एक कंपोनेंट लगा दिया तो इसमें अलग अलग कलर्स में सेपरेट आउट हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोल्युबिलिटी इन वाटर। The more soluble a color, the fast it will move and rise up on the plate. ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, टू मिसिबल लिक्विड। टू मिसिबल लिक्विड्स वर्ड वेयर द देखो यहाँ पर ना वेयर है, जस्ट अ टू मिसिबल लिक्विड वेयर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज मोर। मतलब ऐसे दो मिश्रण जिसमें कि जो घुल जाते हैं एक दूसरे में, पर इसमें क्या है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो ऐसे को क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं डिस्टिलेशन की प्रक्रिया से। ठीक, तो मिश्रणीय द्रव्य के कथनांक में जिनका अंतर होता है, मतलब ज्यादा अंतर होता है, उसे आसवन प्रतिक्रिया के द्वारा क्या है, अलग किया जा सकता है, डिस्टिलेशन की प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा वाटर और एसीटोन को अलग करना। अब इसी जगह पे टू मिसिबल लिक्विड तो है, मतलब जो घुलनशील तो है, पर उसमें क्या डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्वथनांक का क्या है, आपका डिफरेंस क्या है, बहुत कम है, 25 केल्विन से भी कम है। तो इस प्रक्रिया में क्या, कहां पर क्या लगाया जाता है, प्रभाजी आसवन प्रक्रिया को लगाते हैं। दो या दो से अधिक मिश्रणीय द्रव्यों के मिश्रण को अलग करने के लिए जिसमें क्वथनांक के अंतर 25 केल्विन से कम हो, तो प्रभाजी आसवन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है कि हवा में विभिन्न गैसों को अलग करना, पेट्रोलियम उत्पादों में विभिन्न अंशों को अलग अलग करना। द सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम द एयर और डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो इसका इस्तेमाल होता है। अब क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर एंड सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम एलम, क्या हो जाती है, फिटकरी आपकी। ठीक है, तो क्रिस्टलीकरण उदाहरण समुद्री जल से नमक का शुद्धिकरण और शुद्ध अशुद्ध नमूनों में फिटकरी के क्रिस्टल्स को अलग करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 180। फिर एंटनी एल लेवोइजियर गिव द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो एंटनी एल लेवोइजियर ने रासायनिक संयोजन का नियम दिया था। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय प्राउस। तो स्थिर अनुपात का नियम प्राउस ने दिया था, और क्या था कि इट स्टेट्स दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास। इनमें कहा गया था कि किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान द्वारा एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। जैसे कि वाटर हो गया H2O, तो ये हमेशा किस में रहेगा, 1:8 के रेशियो में रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं आपको क्या, एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी वॉज गिवन बाय डाल्टन। अब परमाणु सिद्धांत डाल्टन द्वारा दिया गया था। उनके अनुसार सभी पदार्थ चाहे वह तत्व यौगिक या मिश्रण छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। तो कितने भी आपके कोई भी मतलब कोई भी मैटर है, चाहे वो आपका मतलब एक और कोई भी मैटर, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे वो मिक्सचर हो, वो किससे बना होता है, वो स्मॉल पार्टिकल से बना होता है जिसको एटम बोलते हैं। अब पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन क्या हो जाएंगे, डाल्टन की अविधारणाएं क्या हो जाएंगी। पहला क्या कि ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, कि सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु विभाज्य कणों के में होते हैं। परमाणु क्या होते हैं, इनडिविजिबल, सॉरी यहाँ पर इनडिविजिबल साथ में आएगा, तो यहाँ पर अविभाज्य हो जाएगा आपका, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो परमाणु आपके क्या हो जाते हैं, इनडिविजिबल होते हैं, अभाज्य होते हैं। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दिए गए तत्व के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों का समान होता है। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग होते हैं। जो सेम होंगे उनके सेम रहेंगे, जो अलग होंगे उनके अलग रहेंगे। एटम्स कंबाइन रेशियो ऑफ स्मॉल टू होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। मतलब ऐसा नहीं हो जाएगा कि H2O है तो H1.2O 0.5, ऐसा नहीं होगा, हमेशा H2O ही रहेगा, मतलब एक होल नंबर में ही रहेगा। ठीक है, तो रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। अब कितना
इसमें H2O है तो ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें बढ़ेगा या घटेगा नहीं, H2 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल फॉर एन एटम्स। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आपके एग्जाम से पूछा गया है। ठीक है, डाल्टन तत्वों के लिए प्रतीकों का प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। बर्जीलियस ने सुझाव दिया कि किसी तत्व का प्रतीक तत्व के नाम के एक या दो से अधिक अक्षरों से लिया जा सकता है। तो मतलब डाल्टन ने क्या किया था ना, इस तरह से आपके से डिजाइन बना दी थी, इस तरीके से हर एक एटम की अलग अलग, कि से ये मरकरी है तो ऐसे डिजाइन बना दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, कंफ्यूजन हो क्रिएट होने लगा और साथ साथ समय लगने लगा। तो समय को बचाने के लिए बर्जीलियस ने सजेस्ट किया कि डाल्टन भैया जरा समझ जाओ, थोड़ा सा क्या करो, सिंबल्स को यूज करो और पहले लेटर्स का इनिशियल्स को लो और इससे क्या है एक एटम का सिंबल बना दो। सिंबल डाल्टन ने एटॉमिक मास भी दिया, गिवन द एटॉमिक मास। चलो आओ देखते हैं 85th क्वेश्चन, डाल्टन ने परमाणु द्रव्यमान भी दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम ईच ऑफ द एलिमेंट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व के का एक विशिष्ट परमाणु द्रव्यमान भी होता है। ठीक है, जे थॉमसन ने क्या किया, फर्स्ट पर्सन टू प्रपोज द मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। जे थॉमसन परमाणु की संरचना के लिए मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति थे। फिर बात करते हैं क्या, थॉमसन गेव द प्लम पुडिंग मॉडल। तो थॉमसन ने क्या दिया, प्लम पुडिंग मॉडल दिया, प्लम पुडिंग मॉडल दिया। ठीक है, थॉमसन ने क्या प्रपोज किया आपका, थॉमसन प्रपोज दैट एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। तो ये एटम क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, कैसे, बीज की तरह, जैसे कि आपको तरबूज में बीज होते हैं। ठीक है, परमाणुओं में धनावेशित गोला होता है, गोला धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें समाहित होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम के में समान होते हैं, इसलिए संपूर्ण परमाणु विद्युत रूप में तटस्थ होता है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल होते हैं, तो द एटम्स एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। चलो आगे देख लेते हैं 189th पे रदरफोर्ड का। तो रदरफोर्ड यूज फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स एंड अ थिन गोल्ड फॉयल। तो रदरफोर्ड ने क्या क्या यूज किया था, रदरफोर्ड ने तेज गति के चलने वाले अल्फा कणों और एक पतली सोने की पन्नी का उपयोग किया था। उन्होंने गोल्ड फॉयल का चयन क्यों किया था, क्योंकि उनको बहुत ही पतली सी परत चाहिए थी और परमाणु यह सोने की फाइल जो थी लगभग 1000 परमाणु मोटी थी। तो ही सिलेक्टेड गोल्ड हो गया, गोल्ड का लेना, गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन एज लेयर एज पॉसिबल। थिन गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम्स थिक। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, डबली चार्ज हीलियम आयंस थे एंड हैज अ मास ऑफ 4 म्यू। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स कण दुगने आवेशित हीलियम आयन होते हैं और इनका द्रव्यमान 4 म्यू था। ठीक है, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, इनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कंसिडरेबल चाहिए थे, अमाउंट ऑफ एनर्जी, उतनी एनर्जी इनके पास थी। ठीक है, रिजल्ट क्या था रदरफोर्ड का, ये इंपॉर्टेंट है। परमाणु रदरफोर्ड मॉडल का परिमाण क्या था फर्स्ट की, पहला क्या हो जाएगा कि ही कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द, देखो इन्होंने क्या किया था, रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस को भी कैलकुलेट करने की कोशिश करी थी और उन्होंने ये देखा था कि इट इज अबाउट 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। मतलब एक एटम का मान लो इतना रेडियस है तो इसका 10/5 गुना कम इसका रेडियस हो जाएगा, किसका, आपका नाभिक का रेडियस रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने नाभिक की त्रिज्या की गणना की और यह परमाणु की त्रिज्या से लगभग 10⁵ गुना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बी क्या हो जाएगा आपका, परमाणु में धनावेशित केंद्र होता है, जो एटम्स होता है वो पॉजिटिव, उसका देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम। एक एटम है, इसके पास जो पॉजिटिवली चार्ज एटम होता है, सॉरी सेंटर होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये इन्होंने देखा था कि इसमें पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है एटम एंड द न्यूक्लियस कॉल्ड द न्यूक्लियस, और ऑल द मास ऑफ, और सारा का सारा जो द्रव्यमान है वो कहाँ होता है, वो आपका इसी नाभिक के अंदर होता है, ये उन्होंने देखा था। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, परमाणु में धनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं और परमाणु का सारा द्रव्यमान इसी नाभिक में रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं सी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर वर्त्रकाग्र पथ में घूमते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये डी क्या हो जाएगा, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। फिर इन्होंने बताया कि जो नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। ठीक, ये सब इनके पॉइंट्स थे। अब देख सकते हैं इसके ड्रॉबैक्स। तो ड्रॉबैक क्या था, तो रदरफोर्ड ये नहीं बता पा रहे थे कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि जो एटम होता है वो स्थिर होता है। उनके हिसाब से ये था कि अगर कोई भी चीज चक्र में इस तरह से घूम रही है तो वो आकर ऐसे गोल गोल घूम रही है तो वो आकर नाभिक में जाकर गिर जाएगी, क्योंकि वो अपनी एनर्जी रेडिएट करके लॉस भी कर रही है। तो ही वॉज नॉट एबल टू डिस्क्राइब अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, एज अकॉर्डिंग टू हिम द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स विल लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो उनके हिसाब से ये था कि न्यूक्लियस में उस एटम को गिर जाना चाहिए। वह परमाणु की स्थिरता के बारे में वर्णन नहीं कर में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उन्हें उनके अनुसार गोलाकार कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की क्रांति स्थिर होने की उम्मीद नहीं है। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स ऊर्जा खो देंगे और अंततः नाभिक में आकर गिर जाएंगे। ये उनके हिसाब से
प्रॉब्लम थी। तो इसको ओवरकम करने के लिए परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल के विरुद्ध उठाई गई आपत्तियों को दूर करने के लिए नील बोर्ग ने परमाणु के मॉडल के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। अब टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट द रदरफोर्ड, तो नील बोर आए, उन्होंने कुछ बातें की। अब उन्होंने क्या बातें की, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स कॉल्ड द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। मतलब यहाँ पर कुछ अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, मतलब एक ये ऑर्बिट, एक ये ऑर्बिट, एक ये ऑर्बिट, मतलब ये ऑर्बिट्स का नाम इन्होंने क्या दे दिया, KLM ऑर्बिट का नाम इन्होंने दे दिया। और किसने दिया ये ऑर्बिट के नाम, ये आपके नील बोर ने दिए। तो असतत कक्षा में घूमने समय इलेक्ट्रॉन्स ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते हैं। फिर परमाणु के अंदर केवल कुछ विशेष कक्षाएं जिन्हें इलेक्ट्रॉनों की असतत कक्षाओं के रूप में जाना जाता है की अनुमति है। ठीक है, while revolving in the discrete orbit electrons do not radiate energy। अब इस समय ये अपनी एनर्जी को उत्सर्जित नहीं करते जब ये रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, उनके हिसाब से उन्होंने ये बता दिया था। फिर चैडविक ने डिस्कवर किया था क्या, न्यूट्रॉन्स को। तो चैडविक ने डिस्कवर किया किसको, न्यूट्रॉन्स को। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ही डिस्कवर्ड अनदर सबएटॉमिक पार्टिकल्स which has no charge एंड अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन। अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक और उप परमाणु कण की खोज की थी जिसमें कोई आवेश नहीं था और जिनका द्रव्यमान लगभग एक प्रोटॉन के बराबर था। तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, जो कि एक दूसरा सबएटॉमिक पार्टिकल था, और ये क्या था, इसके पास कोई चार्ज नहीं था और मास का नियरली इक्वल था किसके, प्रोटॉन के। तो न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट थे, तो इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में प्रेजेंट थे। और इसके पास हाइड्रोजन के पास क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन्स नहीं होते। न्यूट्रॉन्स रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द एटम्स एक्सेप्ट द हाइड्रोजन। ठीक, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। अब बात करते हैं क्या, मास ऑफ अ एटम इज इक्वल टू, किसी भी एक परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। द मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अकॉर्डिंग टू द बोर-बरी स्कीम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन अकोमोडेट मैक्सिमम अप टू द 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो, जैसे कि सबसे बाहर वाला आपका एटम हो जाएगा, सॉरी सबसे बाहर वाला जो शेल हो जाएगा उसमें क्या है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। और उससे कि उसी को क्या बात, उसी से क्या डिटरमाइन होती है, वैलेंसी। जैसे मान लो किसी का बाहर है 2, तो बाहर अगर 2 है तो ये बाहर वाला जो 2 हो जाएगा वो वैलेंस, उसके इलेक्ट्रॉन्स 2 हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू बोर-बरी स्कीम के हिसाब से ये होता है। तो बोर-बरी योजना एक परमाणु का सबसे बाहरी कोश अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉनों का समायोजित कर सकता है। तो ये इन्होंने बताया था अकॉर्डिंग टू बोर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर आपका Z से डिनोट किया जाता है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट बात करें 197 क्वेश्चन, द मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू प्रोटॉन्स। अब देखो मास क्या होता है, परमाणु का द्रव्यमान केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। तो जो बताया गया था रदरफोर्ड पद्धति द्वारा कि सारा का सारा जो भार कहाँ है वो आपके न्यूक्लियस नाभिक के अंदर है, तो वही नाभिक में क्या प्रेजेंट होता है, आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है मोर देन वन ऑफ द अबव में लगाकर। तो उसमें न्यूट्रॉन्स भी था, तो लोगों ने क्या बोला, न्यूट्रॉन्स नहीं लगाया, क्योंकि सब पता था कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसका मतलब प्रोटॉन्स होता है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होता है। तो मास ऑफ एन एटम क्यों होता है, जरूर किसके कारण होता है, तो परमाणु और का द्रव्यमान केवल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन के कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है, इसलिए इनको एक साथ न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइट है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, अदर एटम्स दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स क्या हो जाते हैं, ऐसे एटम्स जिनके क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होते हैं। जैसे ये हो गया, ये आपका साथ साथ आपका यहाँ पर हो गया 21H और ये हो जाएगा आपका 31H। तो इसको बोलते हैं आप, पहला वाला हो जाएगा प्रोटियम, फिर ड्यूट्रियम और फिर आपका ट्राइटियम। इसके साथ साथ आपका एक और हो जाता है इसका एग्जाम्पल कार्बन का। तो कार्बन का हो जाएगा C12 6, फिर आपका C14C। ठीक है, 614C। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। साथ क्लोरीन का भी होता है आपका आइसोटोप, तो 35 17 और क्लोरीन का 37 और 17। तो ये सब आइसोटोप्स एग्जाम्पल हो जाएंगे जिसका क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। तो आइसोटोप्स क्या हो जाता है, आइसोटोप्स वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो सबकी देखो, हरे से मैं दिखा दे रही हूँ, सबकी द्रव्यमान संख्या, जो आपकी द्रव्यमान संख्या भिन्न है, द्रव्यमान संख्या भिन्न है, द्रव्यमान संख्या भिन्न है, पर इनके जो परमाणु संख्या क्या हो जाती है, ये इसकी सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते क्या, अच्छा देखो एक और पॉइंट 199, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर। तो आइसोटोप्स के रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। तो क्या हो जाते हैं एटम्स, अब ऐसे एटम्स जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैव द सेम मास नंबर।
विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं आपके, आर द एटम्स दैट हैव द सेम न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट प्रोटॉन्स। तो आइसोटोन्स क्या हो जाएंगे आपके, जिनके आइसोटोन वे परमाणु होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन समान होते हैं लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। जैसे यहाँ पर देखो आइसोटोन्स, अभी हम पहले देखो आपका ना 200 वाला क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैं बताना भूल गई, तो अभी बता देती हूँ। तो आइसोटोन को पहले समझ लेते हैं। तो आइसोटोन क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है, सेम न्यूट्रॉन्स है। तो सेम न्यूट्रॉन्स है, इसका मतलब देखो इसका एग्जाम्पल जल्दी से समझ लो फटाफट से। ये ऑक्सीजन है 16, जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हम लोग 1.201 पे हैं, आइसोटोन्स हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल देख लो इसका जल्दी से। तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल यहाँ पर, जैसे ऑक्सीजन है तो 16 और 8 है ऑक्सीजन, ठीक है। फिर आपका नाइट्रोजन है 15 और यहाँ पर 7 है। फिर आपका है कार्बन 14 है और यहाँ पर 6 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी सब में, प्रोटॉन की संख्या अगर मैं देखूं तो प्रोटॉन की संख्या इसमें 8 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, न्यूट्रॉन्स क्या हो जाता है आपका एटॉमिक मास। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होता है, कई बार मैं बता चुकी हूँ, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसमें 16 में से 8 माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन्स क्या आ जाएंगे, यहाँ पर आपके आ जाएंगे 8। यहाँ पर 15 में से 7 माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन्स क्या आ जाएंगे, यहाँ पर भी 8 आ जाएंगे। और इसमें भी न्यूट्रॉन्स क्या आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या दिया है कि आइसोटोन्स ऐसे एटम्स होते हैं दैट हैव द सेम न्यूट्रॉन्स। अब देखो सब में सब क्या है, सेम न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स सब में सेम है, ठीक है, बट डिफरेंट प्रोटॉन्स। पर इसमें प्रोटॉन्स क्या है, डिफरेंट है। प्रोटॉन्स मतलब ये प्रोटॉन्स डिफरेंट है पर सेम न्यूट्रॉन्स है, तो ये आइसोटोन्स हो गए। अच्छा 200 वाले भी देख लो वापस से, और इसको यहाँ पर मैं नोट कर दूंगी अभी जब मैं इसकी एडिटिंग करूंगी थोड़ी सी। 200 वाले ये आपके आइसोबार्स हैं, यहाँ आइसोबार्स की बात करी जा रही है। देखो ये ना पीडीएफ देने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि थोड़ी सी एडिटिंग बच जाती है, क्योंकि वो जब पढ़ो तो ज्यादा समझ में आता है कि हाँ ये गड़बड़ हो गया। चलो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द डिफरेंट, अब इसका एग्जांपल देख लो जल्दी से। तो ये कैल्शियम हो गया और इसका आपका आर्गन हो गया, तो 40 और 20 और यहाँ पर 40 और 18। तो इसका मतलब यहाँ पर अब क्या हो गया, ये यहाँ पर ऐसे कर दो अलग अलग। तो यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, देखो 40 क्या है, 40 सेम है, तो इसका मतलब इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, सेम है। और एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंट है, ठीक है। तो यही यहाँ पर है क्या आपका आइसो, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, आइसोबार्स की। तो आइसोबार्स क्या हो जाते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणु, तत्व भी विभिन्न है जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, सेम होती है, ठीक। नेक्स्ट बात कर रहे थे कि आपका सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने, हाँ हो गया, रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने आदिम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कॉर्क स्लाइस में कोशिका की निरीक्षण किया था। तो आपका प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप द्वारा इसकी खोज की गई थी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसलिए वो रफ दिखता है देखने में। खुरदरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन मैन्युफैक्चर। फिर राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का एक स्थल होते हैं। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, देखो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, स्मूथ और रफ। रफ में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स का ये काम करते हैं। तो चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा अणुओं को या लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपका 204 द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो भी मटेरियल्स आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज हुआ है, ये पैकेज होगा और डिस्पैच होगा टू वेरियस टारगेट साइट्स एंड आउटसाइड द सेल फॉर द गोल्गी एपरेटस, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास संश्लेषित सामग्री को पैक किया जाता है और गोल्गी तंत्र के लिए कोशिकाओं के अंदर और बाहर विभिन्न लक्ष्यों तक भेजा जाता है। इस फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। एज सच ये आता है, लर्न कर लो लाइन को कैसे, PMS या SPM कैसे भी याद कर लो कि स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग, ये तीन वर्ड एक साथ आते हैं। इट फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द वेसिकल, ठीक है। गोल्गी एपरेटस आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजाइम्स, ठीक है। तो गोल्गी तंत्र लाइसोजाइम का निर्माण करने में भी ये शामिल होते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, लाइसोजाइम्स। तो लाइसोजाइम्स क्या होते हैं, दे आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोजाइम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। मतलब कोई भी चीज को वेस्ट, अगर कोई भी सेल की कोई वेस्ट चीज है तो वो कहाँ पर
पर आकर कोई भी सेल को डिस्ट्रॉय होना है तो वो कैसे डिस्ट्रॉय होगा, वो लाइसोजाइम में डिस्ट्रॉय हो जाता है, लाइसोजाइम उसमें डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। ठीक है, तो लाइसोजाइम का निर्माण खुरदरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा होता है। लाइसोजाइम कोशिका का एक प्रकार का अवशिष्ट निपटान तंत्र है। माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल है, मतलब यहाँ पर एटीपी या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ऊर्जा का डेवलप मतलब बनता है, प्रोडक्शन होता है। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, प्लास्टिड पौधों में ही मौजूद होते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? कलर प्लास्टिक्स होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स फॉर स्मॉल साइज इन एनिमल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? स्मॉल साइज होते हैं एनिमल्स में, और प्लांट्स में क्या होते हैं? 50 to 90% ये सेल वॉल्यूम को कवर करते हैं। जंतुओं में रिक्तिका छोटे आकार की होती हैं, जबकि पौधों में कोशिका आयात का लगभग 50 से 90% होता है। वे पौधों में रिक्तिकाएं कोशिका सैप से भरी होती हैं और कोशिका को स्फीति और कठोरता प्रदान करती हैं। तो इन प्लांट्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। इसी वजह से जो प्लांट्स के सेल होते हैं वो अपनी आकार भी बनाकर रखते हैं। अब बात कर लेते हैं एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम मतलब कि ये वाला मेरिस्टेम जो कि एपिक्स पे प्रेजेंट होता है। तो एपिकल मेरिस्टेम तक आपका कैम्बियम के कारण तनिक या जड़ का घेरा बड़ा होता है। तो यह हो जाएगा गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम। मतलब कि आपका देखो यहाँ से समझो जल्दी से, सब लोग जल्दी जल्दी समझ लो, ये आपका क्या है? एक तरह से स्टेम है। तो यहाँ पर आपको ऊपर देखने को मिलेगा ये आपका एपिकल मेरिस्टेम हो गया, और ये साइड में ये साइड वाला हिस्सा ये देखने को मिलेगा जो हरे हरे से मैं दिखा रही हूँ, ये आपका क्या है? ये आपका लेटरल मेरिस्टेम है, जो कि आपके तने की मोटाई को बढ़ाने में मदद करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है? जैसे कि आपकी ये आपकी एक ब्रांच हो गई, ये आपकी इधर से एक टहनी निकल रही है, तो ये नोड्स के बीच का एरिया जो होता है ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, जो कि ये टहनियों को भी बढ़ने में मदद करता है। तो टहनी का गैप भी तो बढ़ता है, तो गैप बढ़ता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। इंटरकैलरी मेरिस्टेम नोड्स के पास देखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपका 210 when the meristem tissue takes up a specific role and lose the ability to divide। एक स्थायी जब विभज्योतक उत्तक एक विशिष्ट भूमिका ग्रहण कर लेते हैं, जब विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं, तो यह स्थायी उत्तक का निर्माण करते हैं। एक स्थायी आकार और कार्य लेने की प्रतिक्रिया विभेदन कहा जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। तो एक परमानेंट शेप और साइज ले लेते हैं तो उसको डिफरेंशिएशन बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन अ प्लांट्स इज कॉज्ड बाय कोलेनकाइमा। आपका सरल स्थायी पौधे में लचीलापन कोलेनकाइमा के कारण होता है। सरल स्थायी उत्तकों के उदाहरण देखो, सिंपल आपके क्या हो जाएंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यूज। जब आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लूज कर देते हैं एबिलिटी डिवाइड करने की, तब वो परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो आपके पेरेन्काइमा है, क्लोरेनकाइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे और बहुत आसान होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, तो सरल स्थायी उत्तक के उदाहरण हो जाएंगे पेरेन्काइमा, क्लोरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पेरेन्काइमा उत्तक भोजन भंडारण का काम करते हैं, तो पेरेन्काइमा क्या करता है? स्टोर करता है फूड को। क्लोरेनकाइमा क्या उत्तक का काम क्या है? उत्तक में क्लोरोफिल होता है, उसको प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? क्लोरेनकाइमा के नाम से क्लियर है। क्लोरेनकाइमा पौधे में कठोरता प्रदान करता है, जैसे कि नारियल की हो गई भूसी। ठीक है, तो क्लोरेनकाइमा का क्या काम है? क्लोरोफिल का। तो फोटोसिंथेसिस होगा। स्क्लेरेनकाइमा हस्क ऑफ द कोकोनट। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम दो तरीके के होते हैं। तो जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीज, वेसल एंड जाइलम पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा जहां भी काम आ जाएगा आपका फूड से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं? सपोर्टिव इन फंक्शंस होते हैं। डेड सेल्स इन जाइलम आर ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। तो डेड सेल्स, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स होते हैं जब वो मैच्योर हो जाते हैं। ट्रैकीड्स का काम क्या होता है? मेन ट्रैकीड्स का काम क्या होता है? ट्रैकीड्स होते हैं जो मेन, वो काम ट्रैकीड्स एंड वेसल्स आर अलाउ वाटर एंड मिनरल्स टू ट्रांसपोर्ट वर्टिकली। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैकीड्स एंड वेसल्स का काम होता है वाटर को वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करना। ट्रैकीड्स और आपका वेसल्स खनिजों को लंबवत रूप से परिवहन करने में अनुमति देते हैं। पेरेन्काइमा भोजन का भंडारण करते हैं। जाइलम फाइबर कार्य में से संग्रहित होते हैं। जाइलम में मृत कोशिकाएं परिपक्व होती हैं और बट देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ट्रैकीड्स वाला है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो एक 214 है, 214 में कितनी लाइनें हैं बीच में, फिर 215 है, फिर कितनी लाइनें गैप में, मतलब कि आपके वन लाइनर्स लगभग 300 से ऊपर है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फ्लोएम के बारे में बात करते हैं। तो फ्लोएम क्या है आपका? फ्लोएम सीव कोशिका, सीव ट्यूब और साथी कोशिकाओं, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा से बने होते हैं। फ्लोएम रेशे मृत कोशिकाओं वाले होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया आपके बार पिछली बार। फ्लोएम फाइबर्स क्या होते हैं? ये डेड सेल्स होते हैं। सीव ट्यूब्स क्या काम करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को, जो फूड बना वो अलग अलग पार्ट्स तक लेके जाने के लिए। और आपके कंपेनियन सेल्स क्या है? सपोर्ट करते हैं किसको? सीव ट्यूब्स को। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर
एपिथेलियल टिश्यू जो होती है ये कंटिन्यूअस लेयर होती है हमेशा, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं ये आपके बाहरी सतह पे पाए जाते हैं। जैसे स्किन के ऊपर की जो लेयर हो वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। अगर कहीं पे छेद होगा तो भाई कुछ नुकसान हो जाएगा अंदर की चीजों को। तो वही चीज है यहाँ पर कि एपिथेलियल उत्तक अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान के बिना एक सतत परत से बनी होती है, क्योंकि इनमें एक सुरक्षात्मक भूमिका होती है। इन अ डेजर्ट पार्ट एपिडर्मिस हैज अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन ऑन इट्स आउटर सरफेस। रेगिस्तानी पौधे में एपिडर्मिस की बाहरी सतह पर क्यूटिन की मोटी परत होती है, जिससे वो पानी को बचाती है लॉस होने से। ठीक है, फिर बात करते हैं ब्लड। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ये एग्जाम में पूछा गया था, लिम्फ से कंफ्यूज मत होना, लिम्फ अलग चीज होती है। ठीक है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स। और मैंने वो पूरा एक्सप्लेन किया आपको क्लास 10th एनसीईआरटी का जो बायोलॉजी का मैंने वन लाइनर दिया, उसमें मैंने पूरा आपको ब्लड, प्लाज्मा सब अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और साथ साथ आपको लिम्फ भी एक्सप्लेन किया, तो उसको देख लेना एक बार, है ना, पढ़ लेना। रक्त द्रव मैट्रिक्स से बना होता है, जिसमें प्लाज्मा, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन नामक एक हार्मोन होता है। ठीक है, सॉरी हार्मोन नहीं होता, मतलब प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स, उसमें सब कुछ प्रेजेंट होता है। और ब्लड क्या एक कनेक्टिव टिश्यू है आपका, प्रति संयोजक उत्तक है। ठीक, नेक्स्ट बात करें, बोन इज अनदर एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क दैट, हड्डी संयोजक उत्तक का दूसरा उदाहरण है। ये शरीर के को सहारा देने वाले ढांचे का निर्माण करती है। यह मजबूत और गैर लचीला उत्तक है। नेक्स्ट बात कर ले, दो हड्डियां एक लिगामेंट द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। तो दो हड्डियां जो आपकी टू बोन्स दे कनेक्ट टुगेदर बाय लिगामेंट, और बोन और मसल कनेक्ट होती है बाय आपका टेंडन। ठीक है, तो टू बोन्स कनेक्ट टुगेदर बाय लिगामेंट और टू टेंडन कनेक्ट दैट मसल टू बोन्स। तो टेंडन मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़ती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, 220 मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स व्हिच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज द मूवमेंट। मांसपेशियों में विशेष प्रोटीन होते हैं जिन्हें संकुचनशील प्रोटीन्स कहा जाता है, जो सिकुड़ने और शिथिल होकर गति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स कैसी मसल्स होती हैं आपकी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, वॉलेंट्री मसल्स कैसी मसल्स होती है जिसमें हम अपनी इच्छा अनुसार काम करें, हाथ उठाना, हमको चलना, बैठना, सोना, तो ये सब क्या है, वॉलेंट्री एक्शन है, वॉलेंट्री मसल्स के द्वारा होते हैं। इनको स्केलेटल मसल्स के नाम से भी जाना जाता है, और इनमें ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलते हैं, जिसको स्ट्राइशंस बोलते हैं। ठीक है, स्वैच्छिक मांसपेशियां, हाँ ठीक है, कंकाल की मांसपेशियों के रूप में भी जानी जाती है। यह मांसपेशियां बारी बारी से प्रकाश और अंधेरे बैंड्स के धारियां दिखाती हैं। अनैच्छिक मांसपेशियां दूसरा नाम होता है, जिनका चिकनी मांसपेशियां। तो आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स का नाम हो जाएगा आपका स्मूथ मसल्स, जैसे कि आपकी हार्ट की मसल्स हो गई, और आपके साथ साथ आपका क्या हो गया, ब्रीथिंग हो गया, आपका डाइजेशन हो गया। सब में कौन सी इनवॉलेंट्री मसल्स एक्टिव होती हैं, और हार्ट में आपकी कार्डियक मसल्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, The organisms that do not have defined nucleus or organelles, these organisms are autotrophics or heterotrophics. देखो मोनरा के बारे में बात हो रही है कि वे जीव जिनमें परिभाषित केंद्रिक या अंगक नहीं होते, वे जीव स्वपोषी या विषमपोषी भी हो सकते हैं। इन जीवों में उदाहरण हो जाएगा नीरे हरे शैवल बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, मोनरा के एग्जांपल्स हो जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा के एग्जांपल्स देख लेंगे। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि एल्गी, डायमेटम्स और प्रोटोजोआ होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन्स हैं ये सब। ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं प्रोटिस्टा, उदाहरण के लिए शैवाल, डायटम और प्रोटोजोआ। अब फंजाई की बात करते हैं, फंजाई हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोट्स होते हैं, सम सेप्रोफ्रॉट्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं पैरासिटिक होते हैं। तो जो कवक होते हैं विषमपोषी भी होते हैं, जो कि यूकैरियोट्स है, और कुछ मृतपोषी भी होते हैं, जो कि आपके परजीवी हैं। ठीक है, फिर आपके सेल वॉल इनकी किससे बनी होती है, तो कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है, किसकी, फंगस की बात की जा रही है। टेक्स्ट देख लेते हैं, एग्जांपल्स हो जाएंगे यीस्ट, मोल्ड और मशरूम। थैलाफाइटा क्या होते हैं, जनरली एल्गी होते हैं, और दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड सेल बॉडी। थैलाफाइटा समानतः शैवाल होते हैं, उनके पास अच्छी तरह से परिभाषित शरीर नहीं होता। एग्जाम्पल हो जाएंगे यूलोथ्रिक्स, कारा, अल्वा और स्पायरोगैरा। ठीक है, स्पायरोगैरा आपने कई बार सुना है, बाकी नहीं सुना है, कारा सुन लो, अल्वा सुन लो। ठीक है, नेक्स्ट देख लो क्या, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम होते हैं। प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ब्रायोफाइट्स पादप जगत के उभयचर होते हैं। पौधों का शरीर आमतौर पर तने और पत्ती जैसी संरचना बनाने के लिए विभेदित होता है। ठीक, नेक्स्ट, पानी के संचालन के लिए कोई विशेष उत्तक नहीं होता इनके इसमें, तो दे डू नॉट हैव अ स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग सेल्स फॉर वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा मॉस एंड मर्केंशियस का एग्जाम्पल है। टेरिडोफाइटा क्या हो जाते हैं, ये पूरे अच्छे से डेवलप हो जाते हैं प्लांट्स। तो प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स एंड हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, पौधों का शरीर जड़, तने और पत्तियों में विभेदित होता है, और इनमें पानी और अन्य पदार्थों का संचालन करने के विशेष उत्तक प्रेजेंट होते हैं, जो कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ठीक है, और जो तीनों हमने ऊपर के देखे वो क्या हो जाते हैं, आपके क्रिप्टोगैम्स होते हैं, सब क्रिप्टोगैम्स है। और नीचे क्या हो जाएंगे, अब आपको दिखेंगे फेनोरोगैम्स, जिनमें आपको सीड्स देखने को मिलती है।
Plants with well differentiated reproductive parts are that make seeds are called the phanerogames. अब जिम्नोस्पर्म्स क्या हो जाते हैं, जिसमें कि सीड क्या होती है, खुली होती है, एकदम नग्न रूप से होती है, अंदर छुपी हुई नहीं होती, जैसे पाइन और देवदार इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, फ्लावरिंग पार्ट्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, सीड्स जो होती है आपकी कवर्ड होती हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू, अब एंजियोस्पर्म्स से कॉटिलेडन्स और मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स होते हैं। जैसे कि एक बीज हो गया, एक बीज कुछ इस तरीके से राजमा वाला बीज हो गया, जिसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, तो ये डाइकॉट्स हो जाएंगे, ये मोनोकॉट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका 229 आवृत बीजी पुष्पीय पौधे हैं, उनके बीज ढके हुए होते हैं। बीजों में मौजूद बीज पात्रों की संख्या के आधार पर आवृत बीजी को दो समूह में विभाजित किया जा सकता है, एक बीजी और द्विबीजी बीज पत्री, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, 230 द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज ऑर्थोपोड्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बटरफ्लाई, हाउसफ्लाई, स्पाइडर, क्रैब। जानवरों का सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोड होता है, ठीक है। उदाहरण तितली, घरेलू मक्खी और मकड़ी के कीड़ा, बहुत सारे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ होता है। जैसे कि ये मेरे पास ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाला एरिया क्या है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों दोनों तरीके का हो सकता है। अब बात कर लेते हैं क्या, विस्थापन सबसे छोटा रास्ता होता है, या धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। व्हेन बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जब बॉडी एक सीधी रेखा में चलती है, जब पिंड एक सीधी रेखा में चलता है तो विस्थापन और दूरी बराबर होती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। वेग क्या है, एक इकाई समय के तय किए गए विस्थापन की दूरी है। तो वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ली जाती है, स्पीड हमेशा डिस्टेंस से लिया जाता है, इस बात को याद रखें। एक्सेलरेशन, त्वरण क्या होता है, त्वरण इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो v माइनस यू अपॉन में t। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, त्वरण आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद पर यूनिट टाइम, ठीक है। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। एक अगर ये आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है, तो ये यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, त्वरण जो है वो आपका जीरो रहेगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाती है, जीरो रहती है, ठीक है। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जीरो जीरो एक्सेलरेशन कब, जीरो त्वरण कब होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट एक स्थिर वेग से क्या है, मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बात है 237 इनर्शिया। इनर्शिया मतलब एक तरह से आदत है, अगर बॉडी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो चाहेगा कि वो हमेशा मूव करता है, कोई ऑब्जेक्ट स्थिर पोजीशन पे है तो वो चाहेगा कि वो स्थिर पोजीशन पे रहे। तो ये क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन स्टेट। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू अपोज इट द चेंज इन स्टेट, रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। अब जड़ता किसी पिंड की अवस्था, विश्राम या गति के परिवर्तन का विरोध करने का गुण है, ठीक है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। द ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। किसी वस्तु द्रव्यमान जड़त्व का माप है, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें मोमेंटम। मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मोमेंटम का फॉर्मूला देख चुके हैं, ठीक। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटेशनल फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशन इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो फोर्स इज इक्वल्स टू जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला दूर है, ये मास m1 और ये मास m2 है, ठीक है। इसके बीच की दूरी क्या है, r डिस्टेंस की दूरी है, ठीक। तो यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट इन अ यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। एसआई यूनिट क्या हो जाती है, जी की, अगर जी की एसआई यूनिट बोली जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट हो जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, whenever an object falls towards the earth the acceleration is involved, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो इसमें क्या हो जाता है, while falling there is no change in direction of the motion of the object but due to the earth's attraction there will be change in magnitude of velocity। ये आप एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एज सच लाइन पूछी गई है क्या, कि जब भी कोई गिरते समय वस्तु की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, गिर तो वो सीधी दिशा में रहा है, परंतु पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग में परिमाण में परिवर्तन हो जाता है, तो वेग में चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी देखने को मिलता है। इसी के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, इन्वॉल्व रहता है। तो यही पूछा गया था स्टेटमेंट में कि अगर फ्री फॉल है तो उसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व रहेगी, एक्सीलरेशन होगा, वेलोसिटी का चेंज होगा, मोशन पर इसमें जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक। चलो अब देख लेते हैं क्या, एक्सीलरेशन, दिस एक्सीलरेशन इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, जिसकी यूनिट हो जाती है आपकी क्या हो जाती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं 242 द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट वेदर द ऑब्जेक्ट इज
ऑन अर्थ, मून और इवन ऑन द स्पेस। तो मास कभी भी नहीं बदलता, किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, चाहे वह वस्तु पृथ्वी, चंद्रमा या कहीं बाहर अंतरिक्ष में हो। ठीक है, मास कभी नहीं, मतलब वेट बदल जाता है। वेट क्या हो जाता है आपका, मून पर 1/6 भाग हो जाता है, 1/6 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट। देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु पर पृथ्वी के आकर्षण बल की को वस्तु का भार कहा जाता है। भार की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, जो कि आपकी फोर्स की भी होती है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं कि वेट इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, वेट ये याद रखना, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब बात करें काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी कॉजेज ड्यू टू इट्स मोशन। तो देखो, गतिज ऊर्जा ऊर्जा की ऊर्जा है जो वस्तु की गति के कारण होती है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती है स्पीड, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी दूसरी आपकी क्षितिज ऊर्जा होती है। तो क्षितिज ऊर्जा जो होती है वो की आपकी स्थिर कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पे है, तो मतलब स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है एक तरह से, व्हेन द एनर्जी गेट्स स्टोर्ड ड्यू टू द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक रबर बैंड है, इसको मैंने स्ट्रेच किया, तो ये स्ट्रेच किया तो कैसे इसी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। as in the stretching of rubber band, the band has acquired the energy in its stretched position. When the object is at height, it begins to fall some energy if it is raised to height. कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो नीचे गिर रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्या वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। वो किस चीज में स्टोर रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी में। इफ इट इज नॉट यूज्ड टू कॉज द चेंज इन वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब तक कि वो स्थिर पोजीशन में, फिर वो जब वो नीचे आने लगेगी तो वो चेंज जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी क्या हो जाती है, एक तरह से पोजीशन पे, किसी पोजीशन पे कोई एनर्जी, जैसे कि ये इसको रबर बैंड को क्या किया, स्ट्रेच किया, तो उसने एक पोजीशन अटेन कर ली। अब पोजीशन अटेन कर ली तो क्या होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। जब उसको वापस छोड़ेंगे तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी, उसमें क्योंकि मोशन आया उस समय, तब उसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। इस बात को यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, पोटेंशियल एनर्जी possessed by the object is the energy present in its position और configuration। ठीक है, वस्तु में मौजूद स्थितिज ऊर्जा उसकी स्थिति या विन्यास में मौजूद ऊर्जा है। ठीक, फिर अब देखो क्या है यहाँ पर, इससे समझेंगे धनुष बाण से। धनुष कुछ इस तरीके से होता है आपका। ठीक है, यहाँ पर धनुष हो गया और ये आपका इधर से क्या है, एरो लगी है। ठीक है, अब देखो जब इसको खींचेंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे, तो इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी आ रही है, इसको जब बो से स्ट्रेच कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्टोर हो जा रही है, एक रुकी स्थिर अवस्था में है। अब जैसे ही इस बाण को क्या किया, इस बाण को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो ये बाण अब आगे बढ़ने लगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप अब पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इन अ बो व्हेन द एरो इज स्ट्रेच इट इज पोटेंशियल एनर्जी, बट व्हेन द बो इज रिलीज इट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, धनुष की में जब तीर खींचा जाता है तो क्षितिज ऊर्जा होती है, और जब धनुष छोड़ा जाता है तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या बस इतने क्वेश्चन थे हमारे इसमें, 247 क्वेश्चन। और आई होप ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा। एक बार सुन लेना फिर पढ़ लेना तो आपको याद हो जाएगा। अच्छा, क्लास 10th का केमिस्ट्री और फिजिक्स बचा है, मैं आपको करवा दूंगी एग्जाम से पहले, चिंता मत करना। बायो मैं आपको दे चुकी हूँ, उसको वहां से रिवाइज कर लेना। और थैंक यू सो मच, आपने जो भी लगातार इतनी देर तक बैठ के मेरे साथ सुन रहा है, थैंक यू सो मच। और जो नहीं सुन रहा है वो अपना गैप करके सुन लेना, पर सुन जरूर लेना अपने एग्जाम से पहले, क्योंकि आपका एग्जाम अच्छी तरीके से हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।